घोर पीड़ा से सभी नतमस्तक होकर गिर रहे थे। वह नरक जैसी यात्रा थी। उस अग्रिम पंक्ति में खड़ी एक संदिग्ध महिला पर एक भ्रष्ट कर्नल मिडिल रैंक की घिनौनी गालियां बरस रही थीं। यह कहां से आई है? उसका यह अहंकारी शब्द पूरी सेना को हिला देने वाले एक बड़े रक्तपात और सुधार की शुरुआत थी। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कहानी पसंद आती है तो कृपया सदस्यता लें, लाइक करें और सूचनाएं चालू करें। धन्यवाद। नरक की उस यात्रा पथ पर डामर की सड़क पर मरीचिकाएं उठ रही थीं। सूरज एक दहकती भट्टी की तरह पृथ्वी को तपा रहा था और उसकी गर्मी जूते के तलवों को भेद कर पैरों तक पहुंच रही थी। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट, जिसमें अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध लंबी पदयात्रा प्रशिक्षण का एक 100 किलोमीटर का बिंदु अभी पार किया गया था, महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों के चेहरों पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पसीने और धूल से सने उनके चेहरे सूखी प्लास्टर की मूर्तियों जैसे लग रहे थे और लड़खड़ाते कदम जो किसी भी पल गिरने को तैयार थे, स्पष्ट रूप से उनकी सीमा को दर्शा रहे थे। यह लगातार तीसरे दिन की कठोर मार्च थी। उनके कंधों पर लदा 20 किलोग्राम से अधिक का सैन्य बैग अब केवल एक बोझ नहीं था, बल्कि मांस को भेदने वाली पीड़ा का ही एक रूप था। जंजीरों की तरह उनके टखनों को झकड़ती थकान, छाले फूटने से रिश्ते पानी से पैरों में जलन। एक पल भी रुकने पर ऐसा लगता था कि वे वहीं गिर जाएंगे और कभी उठ नहीं पाएंगे। ऐसी अत्यधिक कमजोरी पूरे शरीर पर हावी थी। उनकी आंखें खुली थीं और केवल उनकी भारी सांसों की आवाज ही संकरी पहाड़ी रास्ते में रुक रुक कर गूंज रही थी। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी। नेहा सिपाही अपने माथे पर बहते पसीने को पोंछने की भी ताकत न होने के कारण मुश्किल से बुदबुदाई। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और कठोर हाथों की उंगलियां भी मामूली रूप से कांप रही थीं। उसके बगल में चल रही प्रिया सिपाही की भी यही हालत थी। उसने अपने दांत भींचे हुए थे, लेकिन उसके जबड़े के नीचे तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किसी ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी के मन में त्याग के 2 अक्षर स्याही की तरह फैल रहे थे। पैरा कमांडो होने का गौरव, एक महिला सैनिक होने का स्वाभिमान, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। यह निराशा का क्षण था। ठीक उसी समय मार्च दल के सबसे आगे चल रहे प्रशिक्षण नियंत्रक के वॉकी टॉकी से एक कर्कश ध्वनि के साथ एक आदेश आया, थोड़ा आराम। जैसे ही यह शब्द गिरा, महिला सैनिक कटी हुई गुड़िया की तरह वहीं ढेर हो गईं। उन्हें अपना सैन्य बैग उतारने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए अधिकांश सैन्य बैग के साथ ही सड़क के किनारे गिरकर लेट गईं, भारी सांसें लेते हुए और शून्य में आकाश को घूरते हुए। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल अंतहीन थकान और पीड़ा भरी थी। इस भयानक दृश्य को थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक कमांड वाहन के पास एक महिला शांत भाव से देख रही थी। उसकी वर्दी के कंधे पर 2 चमकते सितारे, मेजर जनरल आरोही शर्मा, जो अभी स्पेशल फोर्सेज कमांड की नई कमांडर के रूप में नियुक्त हुई थीं। उनकी तीखी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, लेकिन थके हुए सैनिकों को देखते हुए उन आंखों में जटिल भावनाएं थीं, दुख और क्रोध। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले अग्रिम पंक्ति के प्रशिक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट प्राप्त की और विशेष रूप से 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट की महिला सैनिकों के कठोर शीतकालीन लंबी पदयात्रा प्रशिक्षण में गहरी रुचि दिखाई। वह रिपोर्ट में दर्ज संख्याओं और डेटा से परे येंचा की वास्तविक आवाज और सैनिकों की स्थिति की सीधे जांच करना चाहती थीं, और जो वास्तविकता उन्होंने देखी वह रिपोर्ट से कहीं अधिक भयावह थी। केवल प्रशिक्षण की तीव्रता ही समस्या नहीं थी। सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था और उनकी आंखों में पैरा कमांडो की बहादुरी और गौरव के बजाय गहरी निराशा और अविश्वास था। विशेष रूप से महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों में यह प्रवृत्ति और भी अधिक स्पष्ट थी। आरोही को इसका कारण कुछ पता था। पदभार ग्रहण करने से पहले से ही उन्होंने इस इकाई में व्याप्त भ्रष्टाचार और एक विशेष अधिकारी के मनमाने व्यवहार की अफवाहें सुनी थीं। उन्होंने अपने बगल में खड़े एडजुटेंट से धीरे से कहा, मेरा सैन्य बैग लाओ। मेजर कुमार का चेहरा पीला पड़ गया। मैम, क्या आपने नहीं सुना? मैंने कहा, मेरा सैन्य बैग लाओ। उन्हीं के समान वजन का आरोही की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता थी। मेजर कुमार ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उनकी दृढ़ आंखों को देखकर वह जल्दी से वाहन की ओर दौड़ा और एक अतिरिक्त सैन्य बैग लेकर आया।
वह पूरी तरह से 20 किलोग्राम से अधिक वजन का सैन्य बैग था। आरोही ने अभ्यास से सैन्य बैग को अपने कंधे पर रखा और पट्टियों को कस लिया। जनरल के पद को एक पल के लिए भूलकर वह एक पूर्ण पैरा कमांडो के रूप में बदल गई थीं। मैम, कृपया विचार करें। एक कमांडर का सीधे मार्च में भाग लेना। मेजर कुमार, कमांडर वह नहीं होता जो केवल डेस्क पर बैठकर कलम चलाता है। कमांडर वह होता है जो सैनिकों के सबसे दर्दनाक क्षणों में, सबसे कठिन समय में उनके साथ खड़ा होता है और उनका दिल बन जाता है। उन बच्चों की आंखों को देखो, वे केवल थके हुए नहीं हैं, उनका मन टूट रहा है। इसे नजरअंदाज करने वाला कमांडर योग्य नहीं है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और धूल उड़ती हुई मार्च पथ की ओर तेजी से बढ़ गईं। उनके आगमन पर आराम कर रही महिला सैनिकों की नजरें एक साथ उन पर टिक गईं। एक नया चेहरा, लेकिन वर्दी पर लगा नाम प्लेट और कंधे पर लगे सितारे स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वह उनसे एक अलग दर्जे की हस्ती थीं। फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है यह? पहली बार कोई जनरल यहां दिख रही हैं। क्यों? आरोही ने उनकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए चुपचाप दल के सबसे आगे चली गईं और फिर बिना कुछ कहे वह मार्च के अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर थकी हुई महिला सैनिकों पर एक नजर डाली और फिर एक धीमी लेकिन दमदार आवाज में कहा, उठो, अभी लंबा रास्ता तय करना है। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। यह जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन इसमें एक अटूट गूंज थी। महिला सैनिक अनजाने में जैसे चुंबक से खींची हुई लोहे की चीजें अपनी जगह से उठ खड़ी हुईं। उन्होंने अपने भारी सैन्य बैग कस लिए और लड़खड़ाते हुए भी अपनी पंक्ति को व्यवस्थित किया। उनकी आंखों में हैरानी, सतर्कता और बहुत थोड़ी उम्मीद मिली हुई थी। मैं आगे चलूंगी, केवल मेरे कदमों को देखो और मेरा अनुसरण करो, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, समझ गई? हाँ मैम, एक हल्की सी आवाज में उत्तर आया। आरोही ने उन्हें और नहीं उकसाया, वह बस चुपचाप आगे बढ़ने लगीं। उन्होंने जनरल के अधिकार का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने उन्हें शानदार भाषणों से मोहित नहीं किया, वह केवल अपने कार्यों से दिखा रही थीं। जो ने पारे में एक ले क्वाथे एक्सपी चारा है, लिखजान पे भाषणों से मोहित नहीं किया। पीड़ा का बोझ तुम उठा रही हो, वह मैं भी तुम्हारे साथ उठाऊंगी। वह नरक का रास्ता जिस पर तुम चल रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उनकी पीठ मजबूत और विश्वसनीय थी। एक स्थिर गति से, बिना किसी गड़बड़ी के आगे बढ़ते हुए उनके कदम थकी हुई महिला सैनिकों के लिए एक नया मील का पत्थर बन गए। उनकी उपस्थिति ही एक मूक संदेश बन गई थी जो उनकी टूटी हुई इच्छा शक्ति को धीरे धीरे फिर से जगा रही थी। एक नए कमांडर का अप्रत्याशित आगमन उस सूखी धरती को सींचने वाली बारिश की तरह निराशा के मार्च पथ पर धीरे धीरे फैलने लगा। दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था। तभी मार्च दल में एक सूक्ष्म परिवर्तन का माहौल महसूस हुआ। मेजर जनरल आरोही शर्मा को अग्रिम पंक्ति में आए हुए 4 घंटे से अधिक हो चुके थे। उन्होंने एक बार भी अपनी थकान व्यक्त नहीं की थी, बल्कि किसी भी पैरा कमांडो से अधिक मजबूत और सीधी मुद्रा में उन्होंने चुपचाप रास्ता बनाया। उनके पीछे चल रही महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों ने शुरू में अपने संदेह छोड़ दिए और उन्हें लगभग श्रद्धा की भावना से देखने लगीं। कंधों पर सैन्य बैग का वजन अभी भी था और फटे हुए छालों का दर्द और भी बढ़ गया था, लेकिन अजीब तरह से उनका मन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। आगे चुपचाप चल रहे कमांडर की उपस्थिति किसी भी प्रोत्साहन या नारे से अधिक शक्तिशाली प्रेरणा थी। वह भी हमारे जैसा ही सैन्य बैग पहने हुए हैं और उसी रास्ते पर चल रही हैं। हम उनके सामने नहीं गिर सकते। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा और आत्म सम्मान ने उनके कदमों में और अधिक शक्ति भर दी। अरे प्रिया सिपाही, क्या वह वास्तव में हमारी डिवीजन कमांडर हैं? दल के बीच में चल रहे हवलदार मेजर गीता ने मुश्किल से अपने होठों को हिलाकर बगल में खड़ी प्रिया सिपाही से फुसफुसाया। प्रिया ने घूंट निगला और सिर हिलाया। अभी थोड़ी देर पहले एडजुटेंट ने आकर पुष्टि की थी। वह हमारी नई नियुक्त आरोही शर्मा डिवीजन कमांडर हैं। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। पैरा स्पेशल फोर्सेज के इतिहास में पहली महिला डिवीजन कमांडर, लेकिन लंबी पदयात्रा में खुद सैन्य बैग पहनकर आने वाली डिवीजन कमांडर तो और भी पहली होंगी। यह तो लगभग एक किंवदंती है ना? उनकी फुसफुसाहट में उत्साह और श्रद्धा मिली हुई थी। वे थीं जिन्होंने पुरुष प्रधान अधिकारवाद और महिला सैनिकों के प्रति सूक्ष्म उपेक्षा
और भेदभाव जैसी इकाई की पुरानी समस्याओं के बीच निराशा महसूस की थी। लेकिन अब उनके सामने जो नया कमांडर आया था वह उन सभी कमांडरों से अलग था जिनसे वे अब तक मिली थीं। वह शब्दों के बजाय कार्यों से, अधिकार के बजाय सहानुभूति से सैनिकों के करीब आ रही थीं। यह वह क्षण था जब उनके जमे हुए दिलों में एक छोटी सी चिंगारी जली थी। लेकिन शांतिपूर्ण पीड़ा की वह मार्च ज्यादा देर तक नहीं चली। दूर मार्च दल के पिछले हिस्से से धूल उड़ाता हुआ एक कमांड वाहन तेजी से आ रहा था। वाहन मार्च कर रहे सैनिकों की परवाह किए बिना जोर से हॉर्न बजाते हुए दल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सैनिक आश्चर्यचकित होकर तेजी से सड़क के किनारे हट गए और उनके चेहरों पर चिड़चिड़ापन और असंतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वाहन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे दल के विपरीत दिशा में चला। ड्राइवर की खिड़की खुली और एक चिकने चेहरे वाला आदमी दिखाई दिया। उसकी रैंक कर्नल थी। यह इकाई के क्वार्टर मास्टर कर्नल प्रताप सिंह थे। वह इकाई के भीतर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का केंद्र बिंदु माने जाते थे। लेकिन अपनी चालाक व्यवहार और ऊपरी स्तर पर बनाए गए संपर्कों के कारण वह बार बार संकटों से बच निकलते थे। विशेष रूप से वह महिला सैनिकों की खुले तौर पर उपेक्षा करने और अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें परेशान करने के लिए कुख्यात थे। ओ वहां लड़कियों, थक गई हो, है ना? क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में ठंडी हवा में चलना चाहोगी? कर्नल प्रताप ने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए सड़क के किनारे खड़ी महिला सिपाहियों पर एक शरारती मुस्कान के साथ छेड़खानी भरी टिप्पणी फेंकी। पसीने और धूल से सने महिला सैनिकों ने उनकी घिनौनी नजर और बात करने के तरीके से अपमान महसूस किया, लेकिन खुले तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे बस सिर झुकाती रहीं या अनसुना करने की कोशिश करते हुए नजरें चुराती रहीं। यह उनका एकमात्र प्रतिरोध था। कर्नल प्रताप उनकी चुप्पी का आनंद लेते हुए हंसते रहे। वह इस प्रशिक्षण को ही हास्यास्पद मानते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी मूर्खता से क्यों चल रहे हैं, जबकि यह सिर्फ दिखावे की मेहनत थी। उन्हें लगता था कि वह केवल प्रशिक्षण नियंत्रण के नाम पर ठंडी एयर कंडीशनिंग वाली गाड़ी में आराम से समय बिता रहे हैं और बस समय समय पर अपना चेहरा दिखा रहे हैं। वह गाड़ी चलाकर दल के सबसे आगे की ओर बढ़ते रहे, लेकिन दल के अग्रिम पंक्ति का माहौल असामान्य था। सैनिकों के कदमों में पहले से अलग दृढ़ता थी और पूरे दल में एक अजीब तनाव और एकाग्रता महसूस हो रही थी। और अग्रिम पंक्ति में एक अज्ञात महिला सैनिक खड़ी थी जो दल का नेतृत्व कर रही थी। वह वर्दी में सैन्य बैग पहने हुए थी, लेकिन उनके छोटे बाल, मजबूत कद और सबसे बढ़कर उनकी अदम्य करिश्मा महसूस किया जा सकता था। कर्नल प्रताप ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह क्या है? यह कौन सा नया चेहरा है जो आगे बढ़कर अपनी मनमानी कर रहा है? क्या यह कोई अधिकारी है? नहीं, कितनी भी बार देखूं, यह एक नया चेहरा है। वह इस इकाई के सभी अधिकारियों के चेहरों को जानते थे, खासकर महिला अधिकारियों को तो और भी, लेकिन यह महिला बिल्कुल नई थी। एक गैर कमीशन्ड अधिकारी का आगे बढ़कर कमांडर की तरह व्यवहार करना बेहद आपत्तिजनक था। उन्होंने इसे अपने अधिकार को चुनौती माना। कर्नल प्रताप ने गाड़ी को तेजी से रोका और तेजी से गाड़ी से बाहर निकले, और फिर बिना किसी चेतावनी के उन्होंने आरोही के सामने आकर चिल्लाया, अरे तुम कौन हो? यह एक नया चेहरा है। तुम यहां आगे बढ़कर नेतृत्व करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुरंत पूरे मार्च दल की हलचल रुक गई। सभी शोर गायब हो गए और केवल कर्नल प्रताप की चिल्लाहट पहाड़ी रास्ते में गूंज रही थी। ठीक पीछे चल रही महिला सैनिकें घबरा गईं और समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। एक कर्नल का एक डिवीजन कमांडर पर चिल्लाना, यह तो अकल्पनीय था। आरोही ने धीरे धीरे सिर उठाकर कर्नल प्रताप को देखा। उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वह केवल एक ठंडी और शांत नजर से अपने सामने पागलपन कर रहे व्यक्ति को देख रही थीं। कर्नल प्रताप उनके शांत प्रतिक्रिया से और भी क्रोधित हो गए। उन्हें बुरा लगा कि वह कर्नल की रैंक पहने हुए थे, फिर भी वह डरने के बजाय उन्हें भेदती हुई नजरें चुभ रही थीं। वह और भी अहंकारी हो गए और आसपास की महिला सैनिकों की ओर घृणित नजर से देखते हुए कहने लगे, आजकल की लड़कियां बिल्कुल अनुशासनहीन हो गई हैं। पता नहीं कहां से आई हैं। क्या यह कोई मोहल्ले का खेल का मैदान है? अभी अपना सैन्य बैग उतारो
और यहाँ से जाओ। और तुम लोग क्या कर रही हो? जब ऐसी अनजान लड़की आगे बढ़कर अपनी मनमानी कर रही है तो चुपचाप देख रही हो? ये पैरा कमांडो बिल्कुल भीड़ बन गए हैं। उनके मुंह से लड़कियां और कमक्ल औरत जैसे ब्लेटेंटली अपमानजनक शब्द निकले। उसी पल पीछे खड़ी महिला सैनिकों के चेहरे कठोर हो गए। पहले की तरह वे अपमान से सिर झुका लेती, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उनकी नजरें उस कमांडर आरोही की ओर मुड़ गईं, जो उनके लिए चुपचाप चल रही थीं। उनकी आंखों में क्रोध के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी फैल रही थी। आरोही अभी भी बिना कुछ कहे कर्नल प्रताप सिंह को देख रही थीं। उनकी चुप्पी तूफान से पहले की शांति की तरह आसपास की हवा को भारी कर रही थी। कर्नल प्रताप ने गलत समझा कि उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। उन्होंने गर्व से अपना ठोड़ी ऊपर उठाई और आरोही पर आखिरी वार करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, ओहो, जवाब नहीं देती? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं इस इकाई का क्वार्टर मास्टर कर्नल प्रताप सिंह हूं। क्या तुम अपना नाम और इकाई अभी नहीं बताओगी? क्या तुम जेल जाना चाहती हो? उन्हें नहीं पता था कि वह अभी किसके सामने कितनी भयानक गलती कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस महिला का वह अपमान कर रहे थे वह न केवल इस इकाई की बल्कि पूरे स्पेशल फोर्सेज कमांड की कमांडर आसमान जैसी हस्ती थी, जिसे कुछ ही दिन पहले नियुक्त किया गया था। उनकी अज्ञानता और अहंकार ने स्वयं को विनाश की ओर ले जाने वाले सबसे बुरे चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया था। चुप्पी। सभी आवाजें रुक गईं। हवा की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती घाटी के पानी की आवाज भी मानो गायब हो गई थी। केवल कर्नल प्रताप सिंह की भारी सांसें और उन्हें घूर रही अनगिनत आंखें ही उस जगह को भर रही थीं। समय मानो दलदल में फंस गया हो, धीमे धीमे बीत रहा था। कर्नल प्रताप अपनी बातों से बनी इस भारी चुप्पी से संतुष्ट थे और एक विजेता की मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनके सामने वाली महिला जल्द ही डरकर रोने लगेगी और माफी मांगेगी, लेकिन आरोही ने उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से झुठला दिया। वह अभी भी बिना हिले उन्हें देख रही थीं। उनकी ठंडी और गहरी आंखें मानो एक दर्पण हो, कर्नल प्रताप के बदसूरत और अहंकारी रूप को बिना किसी रोकटोक के दिखा रही थीं। बल्कि कर्नल प्रताप ही घबराने लगे थे। कुछ अजीब था। यह वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह असहज चुप्पी और सैनिकों की नजरों में छिपी सूक्ष्म दया या तिरस्कार क्या था। तभी चुप्पी को आरोही के साथ आए मेजर कुमार ने तोड़ा। वह पीला पड़ चुका था और तेजी से दौड़कर कर्नल प्रताप के सामने आ गया और लगभग चीखते हुए बोला, कर्नल साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? कर्नल प्रताप ने अचानक सामने आए मेजर कुमार को आश्चर्य से देखा। मेजर कुमार कमांड मुख्यालय के सीधे अधीन थे और हालांकि कर्नल प्रताप उन्हें जानते थे, उनके बीच कोई सीधा वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध नहीं था। मेजर कुमार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह क्या कर रहे हो क्या है? क्या मैं इस अनजान महिला अधिकारी को सही नहीं कर रहा हूं जो अनुशासन को ढीला कर रही है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? मेजर, कर्नल प्रताप ने गर्व से चिल्लाया, लेकिन मेजर कुमार का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था और वह कांप रहे थे। वह लगभग रोते हुए कांपते हाथों से आरोही की ओर इशारा करते हुए बोले, अनजान महिला अधिकारी कर्नल साहब, ये हमारी स्पेशल फोर्सेज कमांड की नई नियुक्त डिवीजन कमांडर मेजर जनरल आरोही शर्मा हैं। क्या कहा? कर्नल प्रताप का दिमाग एक पल के लिए रुक गया। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल आरोही शर्मा। उन्होंने नई महिला डिवीजन कमांडर के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सादी वर्दी में सैनिकों की तरह ही सैन्य बैग पहने हुए मार्च दल के सबसे आगे चल रही होंगी। उनकी पुतलियां भूकंप आने की तरह तेजी से हिलने लगीं। उन्होंने अविश्वास से मेजर कुमार और आरोही को बारी बारी से देखा। आरोही के कंधे पर लगे 2 सितारे, जो धूल से ढके होने के कारण पहले नहीं दिख रहे थे, अब कर्नल प्रताप की आंखों में पड़ गए। वे सितारे मानो एक दहकते हुए सूरज हों, उनकी आंखों को चकाचौंध कर गए और एक कटार की तरह उनके दिल में घुस गए। ऐसा लगा मानो उनके शरीर से सारा खून एक पल में निकल गया हो। कुछ देर पहले तक दुनिया को जीतने वाले अहंकारी उनके चेहरे से रंग उड़ गया और वह सीमेंट की तरह जम गए। डिवीजन कमांडर मैम। उनके मुंह से मुश्किल से निकले शब्द किसी सार्थक शब्द के बजाय एक डरे हुए जानवर की कराहट जैसे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने एक डिवीजन कमांडर का अपमान किया था, वह भी एक नई महिला डिवीजन कमांडर का।
जिस पर पूरी सेना की नजर थी। तुम कौन हो? यह कमक्ल औरत जैसे अपशब्द कहकर, और यह सब कई सैनिकों के सामने। यह केवल एक हीनता का कार्य नहीं था, बल्कि एक सैनिक के रूप में उनके करियर को समाप्त करने वाला एक अक्षम्य कृत्य था। आसपास खड़ी महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों के चेहरों पर अब विजय की भावना थी। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने कर्नल प्रताप के पतन को देखा, जो उन्हें अक्सर कीड़े मकोड़ों की तरह नीचा दिखाते और परेशान करते थे। उनकी नजरें अब दया के बजाय ठंडे उपहास और तिरस्कार में बदल गई थीं और कर्नल प्रताप पर टिक गई थीं। आरोही ने तब तक कुछ नहीं कहा था। वह धीरे धीरे कर्नल प्रताप की ओर एक कदम बढ़ी। उनके बूटों की कंकड़ पर पड़ने वाली आवाज कर्नल प्रताप के कानों में जल्लाद के कदमों की आवाज की तरह गूंज रही थी। आरोही ने उनकी कंकड़ पर पड़ने वाली आवाज कर्नल प्रताप के कानों में जल्लाद के कदमों की आवाज की तरह गूंज रही थी। आंखों में सीधे देखा और बर्फीली ठंडी आवाज में बोलना शुरू किया। कर्नल प्रताप सिंह। हाँ, डिवीजन कमांडर मैम। कर्नल प्रताप ने प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में सीधा ध्यान दिया, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर पड़ेंगे। क्या तुमने अभी मुझे कहां से आई हुई कमक्ल औरत कहा था? नहीं मैम, यह गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप डिवीजन कमांडर हैं। मैंने एक भयानक गलती की है। कर्नल प्रताप ने दयनीय ढंग से बहाना बनाया और सिर झुकाया, लेकिन आरोही के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। क्या तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता था? तो अगर मैं डिवीजन कमांडर नहीं होती, बल्कि केवल एक महिला गैर कमीशन्ड अधिकारी होती, तो क्या तुम्हारे अपमानजनक शब्द और कार्य उचित होते? यह नहीं है। जवाब दो। आरोही के धीमे लेकिन दृढ़ आदेश पर कर्नल प्रताप कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें स्वाभाविक रूप से एहसास हो गया था कि कुछ भी कहने से वह केवल बहाना बनेगा और स्थिति और खराब होगी। आरोही ने उन्हें थोड़ी देर देखा, फिर उनकी नजर उनके बगल में खड़ी कमांड वाहन पर पड़ी। एक आरामदायक वाहन जिससे ठंडी एयर कंडीशनिंग की हवा निकल रही थी, और उसके बगल में सैनिक पसीने और धूल से सने हुए अत्यधिक पीड़ा सहते हुए चल रहे थे। यह एक स्पष्ट विपरीतता थी। एक क्वार्टर मास्टर प्रशिक्षण में सैनिकों को नियंत्रित और सहायता करने के बजाय ठंडी गाड़ी में क्या कर रहा था? मैं पूछ रही हूं। कर्नल प्रताप सिंह। मैं प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण कर रहा था। कर्नल प्रताप ने मुश्किल से एक थकी हुई आवाज में जवाब दिया। तभी आरोही के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। क्या गाड़ी में बैठकर महिला सैनिकों को अश्लील चुटकुले सुनाना? वह कौर को एक ठंडी मुस्कान फैल गई। निरीक्षण है जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या सैनिकों का मनोबल गिराना और एक कमांडर का अपमान करना तुम्हारा कर्तव्य है? उनकी आवाज धीरे धीरे और तीखी होती गई। हर शब्द एक कटार बनकर कर्नल प्रताप के दिल में घुस गया। वह सिर नहीं उठा पाए। चारों ओर से उन पर बरस रही तिरस्कार की नजरें मानो आग के तीर हों उनके पूरे शरीर पर पड़ रही थीं। आरोही ने उनसे और बात करने लायक नहीं समझा और ठंडे अंदाज में आदेश दिया, गाड़ी से उतरो। हाँ मैम, अभी उस आरामदायक गाड़ी से उतरो। और तुम्हारे पीछे वाला ड्राइवर। आरोही ने गाड़ी की ड्राइवर सीट पर घबराए हुए युवा सैनिक से कहा, तुम अभी तुरंत इकाई में वापस जाओ और इस गाड़ी को उसकी मूल जगह पर लौटा दो। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं अलग से निर्देश देने से पहले कुछ मत कहना, समझी? हाँ मैम, समझ गया। ड्राइवर मानो किसी मुक्तिदाता से मिला हो, तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके धूल उड़ाता हुआ चला गया। अब मार्च पथ पर केवल कर्नल प्रताप, आरोही और उनके पीछे चल रही महिला सैनिकें बची थीं। आरोही आखिरी बार कर्नल प्रताप की ओर मुड़ी। उनकी आंखें पहले से ज्यादा ठंडी और दृढ़ थीं। कर्नल प्रताप सिंह, तुम अब अपनी उस शानदार कर्नल की रैंक को हटाकर एक साधारण रंगरूट के रूप में इस मार्च में भाग लोगे। उन सैनिकों की तरह ही बाकी दूरी को अपने पैरों से चलकर पूरा करोगे। सभी अनावश्यक उपकरण उतार दो और केवल अपने शरीर के साथ आओ। डिवीजन कमांडर मैम, कृपया यह एक आदेश है। कर्नल प्रताप की दलील एक ही आदेश के सामने बेरहमी से कुचल दी गई। वह निराशाजनक अभिव्यक्ति के साथ गिर जाना चाहते थे, लेकिन आरोही के तेज और शक्तिशाली तेवर के दबाव में हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें अपनी साफ सुथरी वर्दी में ही दर्जनों महिला सैनिकों की नजरों के सामने अपने अहंकार से पैदा हुई नरक जैसी मार्च शुरू करनी पड़ी। उनकी अपमानजनक सजा की यह तो बस शुरुआत थी।
कर्नल प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ मिनट पहले तक वह दुनिया को जीतने वाले अहंकारी दिख रहे थे, लेकिन अब उनका वह रूप कहीं नहीं था। वह एक मौत की सजा पाए कैदी की तरह निराशा और भय से घिरे हुए थे। डिवीजन कमांडर का आदेश अटल था, वह उसकी अवज्ञा करने की सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने जबरदस्ती कदम उठाए, लेकिन ऐसा लगा मानो उनके पैरों में हजारों किलो का लोहा बंधा हो। वे बहुत भारी थे। आरोही ने उन्हें एक और नजर नहीं डाली। वह पीछे मुड़ी और दल से कहा, सभी ध्यान दें, आराम खत्म, मार्च फिर से शुरू, लक्ष्य बिंदु तक बिना रुके। उनकी आवाज में नई ऊर्जा और शक्ति थी। महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों ने कुछ देर पहले की चौंकाने वाली घटना के कारण अपनी थकान को भुला दिया था। उनकी आंखों में चमक थी और उनके चेहरों पर दबी हुई कुंठा से मुक्ति का भाव था। वे एक साथ अपनी पंक्तियों को व्यवस्थित करने लगीं और पहले से ज्यादा मजबूत कदमों से आगे बढ़ने लगीं। कर्नल प्रताप को उस दल के सबसे पीछे एक कैदी की तरह जबरदस्ती खींचा जा रहा था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन डेस्क पर आराम से बिताया था। इस तरह की कठिन मार्च उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के बाद पहली बार की थी। इसके अलावा उन्हें बिना किसी तैयारी के, बिना सैन्य बैग या पानी की बोतल के अचानक मार्च में डाल दिया गया था। उनकी साफ सुथरी वर्दी और चमकते जूते ऐसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चलने के लिए सबसे खराब स्थिति थी। मार्च फिर से शुरू होने के 30 मिनट के भीतर ही कर्नल प्रताप हांफने लगे। उनका दिल ऐसा धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा और उनकी पीठ से पसीना बारिश की तरह बह रहा था। आरोही, मानो उनकी परीक्षा ले रही हों, ने मार्च की गति को पहले से थोड़ा और बढ़ा दिया। महिला सैनिक दांत पीसकर उस गति का पालन कर रही थीं, लेकिन कर्नल प्रताप के लिए यह मौत की गति से कम नहीं थी। हाफ हाफ, बस एक पल वह अंततः सहन नहीं कर पाए और दल से अलग होकर सड़क के किनारे बैठना चाहते थे। लेकिन उनके पीछे चल रही एक गैर कमीशन्ड अधिकारी ने ठंडी आवाज में उन्हें रोका। डिवीजन कमांडर मैम ने कहा है कि कोई पीछे नहीं छूटेगा, कृपया उठिए। सर, वह उन महिला सैनिकों में से एक थी जिन्हें कर्नल प्रताप अक्सर कमक्ल औरत कहकर अपमानित करते थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल ठंडा सिद्धांत था। कर्नल प्रताप का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह कोई पलटवार नहीं कर पाए। उन्होंने दांत पीसे और लड़खड़ाते हुए फिर से खड़े हो गए। समय बीतने के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। उनकी कड़ी वर्दी पसीने से भीगकर लटक गई थी और उनके पैरों में फिट न होने वाले सख्त जूते उनकी एड़ी को बेरहमी से काट रहे थे। छाले पड़े, फूटे और दर्द पूरे तंत्रिका तंत्र पर हावी हो गया। उन्हें गला सूखने की प्यास महसूस हुई, लेकिन किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उन्होंने पहले उन्हें कितना क्रूरता से व्यवहार किया था और उनकी पीड़ा को कितना तुच्छ समझा था। शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा भयानक मानसिक अपमान था। दर्जनों आंखें उन्हें घूर रही थीं। उन आंखों में तिरस्कार, उपहास और ठंडी बदला लेने की भावना थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें नग्न करके एक सार्वजनिक चौराहे पर फेंक दिया गया हो। जीवन भर बनाई गई कर्नल की रैंक, क्वार्टर मास्टर का पद, वह सारा अधिकार और आत्म सम्मान टुकड़े टुकड़े होकर धूल की तरह बिखर रहा था। सबसे आगे चल रही आरोही की पीठ अभी भी सीधी थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन पूरे दल पर हावी उनका करिश्मा कर्नल प्रताप की सांसों को और कस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कर्नल प्रताप की सीमा की परीक्षा ले रही हों। उनके द्वारा निर्धारित नियमों, उनके नेतृत्व वाली इस मार्च में वह केवल एक असहाय प्राणी थे। सूरज पश्चिम में ढल रहा था और अंधेरा गहरा होने लगा था। रात की मार्च शुरू होते ही कर्नल प्रताप की पीड़ा चरम पर पहुंच गई। अंधेरी रात में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वह कई बार गिरे और लुढ़के। उनके घुटने और कोहनियां टूट गईं और खून बहने लगा, लेकिन किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया। वह एक जानवर की तरह कराह रहे थे और केवल जीने की वृत्ति के साथ जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? उनका दिमाग शिकायत और क्रोध से भरा हुआ था। आरोही नाम की उस महिला के प्रति घृणा उमड़ रही थी, लेकिन साथ ही अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए पछतावा और भविष्य के डर ने उन्हें जकड़ लिया। यह सब केवल मार्च के साथ खत्म नहीं होगा। मेरा सैन्य करियर, बल्कि मेरा पूरा जीवन ही समाप्त हो सकता है। इस एहसास ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ाई। उन्हें अचानक उन महिला सैनिकों के चेहरे याद आए जिन्हें उन्होंने परेशान किया था।
पार्टियों में जबरदस्ती शराब पिलाना, अश्लील चुटकुले सुनाना, काम से अनरिलेटेड निजी काम करवाना और प्रशिक्षण प्रदर्शन को कम आंककर उन्हें अपमानित करना, वे अनगिनत पल, हर बार वे बिना कुछ कहे सिर झुका लेती थीं। कर्नल प्रताप ने उनकी चुप्पी को सहमति या समर्पण समझा था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ वह चुप्पी सहमति नहीं थी, बल्कि एक तलवार को धार देने की आवाज थी। उनके दिलों में जमा हुआ क्रोध और घृणा अब आरोही नाम की नई कमांडर से मिलकर फूट रही थी। कितना चले होंगे, जब कर्नल प्रताप की चेतना धुंधली होने लगी, तब अंततः आरोही का आदेश आया, सभी सैनिक रुकें, आज का लक्ष्य बिंदु पहुंच गए, शिविर स्थापित करने की तैयारी करें। कर्नल प्रताप वहीं गिर पड़े। उनके शरीर की हर मांसपेशी चिल्ला रही थी और हड्डियों में ऐसा दर्द हो रहा था मानो वे टूट रही हों। वह कीचड़ भरी जमीन पर मुंह के बल पड़े कुत्ते की तरह हाँफ रहे थे, लेकिन उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों ने अपने सैन्य बैग उतारे, टेंट लगाए और युद्ध राशन गर्म किए, शिविर स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी। उनके कार्यों में थकान स्पष्ट थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, बल्कि दिन भर की घटनाओं के कारण एक अजीब सी एकजुटता और कमरादरी विकसित हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन किया। किसी ने भी कर्नल प्रताप पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें बस सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह छोड़ मार दिया गया था। भूख, प्यास और ठंड एक साथ आ गई। उन्होंने दयनीय भाव से उठने की कोशिश की और आग जला रहे गैर कमीशन्ड अधिकारियों की ओर बढ़े। उन्हें शायद कुछ गर्म भोजन या पानी का एक घूंट मिल जाए, इस हल्की सी उम्मीद के कारण। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचे, उन्हें देखकर एक हवलदार मेजर ने ठंडी आवाज में कहा, प्रशिक्षु को भोजन अंत में मिलेगा, अधिकारियों का भोजन अभी खत्म नहीं हुआ है। कर्नल प्रताप को अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस हुई। प्रशिक्षु, वह शब्द एक कटार की तरह उनके दिल में चुभ गया। वह कुछ नहीं कह पाए और फिर से अंधेरे में लौट गए। वह ठंड और भूख से अंधेरे में सिकुड़े हुए उन सैनिकों की पीठ को निहारते रहे जिन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उस पल उन्हें एहसास हुआ, यही वह पीड़ा और अपमान था जो उन्होंने उन्हें दिया था। पूरी तरह से अलग थलग पड़ना, उपेक्षित होना और इंसान से कम समझा जाना। उनकी वास्तविक यात्रा जो वास्तविक नहीं थी, और उस भयानक सज्जा की रात इस तरह गहरी होती जा रही थी। गहरे पहाड़ों में रात शहर की रात से कहीं ज्यादा गहरी और ठंडी होती है। कैंप फायर की गर्मी से दूर अंधेरे में कर्नल प्रताप सिंह कड़ाके की ठंड, भूख और हड्डियों तक समाई हुई अपमान की भावना से कांप रहे थे। वह एक झुंड से निकाले गए बूढ़े भेड़िए की तरह अकेले सिकुड़े हुए सैनिकों के एक साथ बैठे हुए रोशनी को निहारते रहे। गर्म युद्ध राशन की गंध हवा में बहकर उनकी नाक में घुसती थी तो उन्हें पेट में दर्द के साथ साथ अत्यंत दयनीयता भी महसूस होती थी। महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों ने खाने के बाद भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे 3-4 के समूहों में बैठी थीं और आज हुई घटनाओं के बारे में चुपचाप बात कर रही थीं। उनकी आवाजों में दबी हुई भावनाओं के फूटने का उत्साह और आने वाले बदलावों के प्रति अस्पष्ट उम्मीद मिली हुई थी। सच में मेरा दिल खुश हो गया। कर्नल प्रताप, उस आदमी का यह हाल देखो। हाँ, सही कहा। वह हमेशा ऐसे व्यवहार करता था जैसे वह राजा हो, लेकिन आज उसे डिवीजन कमांडर मैम के सामने अपनी औकात पता चल गई। लेकिन क्या डिवीजन कमांडर मैम वाकई इतनी शानदार नहीं है? वह एक शब्द भी कहे बिना बस अपने कार्यों से दिखाती हैं। मुझे लगता है कि एक सच्चा सैनिक ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बातचीत आरोही मेजर जनरल के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा में बदल गई। उनका आगमन केवल एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा देने वाली घटना नहीं थी, बल्कि पूरी इकाई में पुरानी और सड़ी हुई प्रथाओं में दरार पैदा करने वाली एक बड़ी हलचल थी। विशेष रूप से दबी हुई और हाशिए पर पड़ी महिला सैनिकों के लिए वह केवल एक कमांडर नहीं, बल्कि आशा और मुक्ति का प्रतीक बन गई थी। कर्नल प्रताप ने उनकी बातें सुनकर दांत पीसे। क्रोध और घृणा फिर से उनके सिर तक चढ़ गई। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कुछ हवलदार और सिपाही उन्हें मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में वह केवल चुपचाप दर्द सह सकते थे। काफी देर बाद जब खाना और सफाई का काम खत्म हो गया, तब एक हवलदार मेजर अनिच्छा से उनके पास आई। उसने एक ठंडा युद्ध राशन और एक पानी की बोतल उनके सामने फेंकने के अंदाज में रख दी। खाइए और इसे खाकर होश में आइए।
उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कर्नल प्रताप ने बिना जवाब दिए हड़बड़ी में युद्ध राशन का पैकेट खोला। उन्होंने एक जानवर की तरह बेतहाशा खाना अपने मुंह में ठूंसा। स्वाद महसूस करने का समय ही नहीं था, यह केवल जीवित रहने के लिए एक सहज क्रिया थी। इस तरह अपनी भूख मिटाने के बाद उन्हें धीरे धीरे वास्तविकता का एहसास होने लगा, और उसी के साथ यह निराशाजनक चिंता भी शुरू हो गई कि अब आगे क्या करना है। वह ऐसे खत्म नहीं हो सकते थे। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक सेना में सेवा की थी और हर तरह की गंदी हरकतें करके आज इस पद तक पहुंचे थे। वह ऐसे बेकार में नहीं गिर सकते थे। उन्होंने हताशा में अपने दिमाग में भागने का रास्ता खोजना शुरू किया। हाँ, आरोही, उस महिला की भी कोई कमजोरी होगी। महिला होना ही अपने आप में एक कमजोरी है। मुझे किसी भी तरह उसकी कमजोरी पकड़कर पलटवार करना होगा, और मेरे पास अभी भी संपर्क हैं। सेना मुख्यालय में जनरल राकेश यादव, कमांड मुख्यालय में जनरल सुरेश कुमार। अगर मैं उनसे संपर्क कर पाऊं तो। उन्होंने आशा की एक धुंधली किरण को पकड़कर बदले की तलवार को तेज करना शुरू किया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी सोच कितनी मूर्खतापूर्ण थी। दूसरी ओर आरोही अपने व्यक्तिगत टेंट में सो नहीं रही थीं। वह लालटेन की रोशनी में अपने एडजुटेंट मेजर कुमार से आपातकालीन रिपोर्ट की समीक्षा कर रही थीं। यह उन निर्देशों पर एक मध्यवर्ती रिपोर्ट थी जो उन्होंने मार्च में भाग लेने से पहले मेजर कुमार को गुप्त रूप से दिए थे। यह कर्नल प्रताप सिंह के आंतरिक जांच डेटा के बारे में थी। रिपोर्ट करें। कर्नल प्रताप सिंह पर कई सालों से सैन्य आपूर्ति को निजी इस्तेमाल के लिए निकालने का गंभीर आरोप है, विशेष रूप से ईंधन और राशन। कुछ महंगे प्रशिक्षण उपकरणों में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच काफी अंतर है। संबंधित दस्तावेजों में चालाकी से हेरफेर किया गया है, लेकिन हमने कुछ मुखबिरों की गवाही और परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्राप्त किए हैं। मेजर कुमार की आवाज धीमी और गंभीर थी। आरोही ने रिपोर्ट के पन्ने पलटते हुए भौहें सिकोड़ी। उन्हें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। कर्नल के भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी और व्यापक थीं। इसके अलावा महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों के साथ नियमित रूप से यौन उत्पीड़न और पद के दुरुपयोग की शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन पीड़ितों को प्रतिशोध के डर से औपचारिक शिकायत दर्ज करने में असमर्थ हैं। आज डिवीजन कमांडर मैम द्वारा दिखाया गया रवैया उन्हें हिम्मत देने का एक अवसर हो सकता है। आरोही ने सिर हिलाया। उन्होंने आज इतना जोखिम उठाकर सीधे मार्च में भाग लेने और कर्नल प्रताप को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के कई कारण थे। पहला, सैनिकों का मनोबल बढ़ाना जो नीचे गिर गया था, और यह विश्वास जगाना कि कमांडर उनके साथ है। दूसरा, कर्नल प्रताप सिंह के अहंकार को सबके सामने लाना ताकि उन्हें बचने का कोई और रास्ता न मिले। और आखिर में दबे हुए मुखबिरों को आवाज उठाने के लिए एक निर्णायक मंच तैयार करना। उनकी योजना बिल्कुल सही चल रही थी। मेजर कुमार, असली शुरुआत अब है। कल सुबह मार्च खत्म होते ही कमांड मुख्यालय के सतर्कता विभाग और सैन्य पुलिस में औपचारिक रूप से जांच का अनुरोध करें। मेरे पास मौजूद सभी दस्तावेज सौंप दें और कर्नल प्रताप सिंह को तुरंत उनके पद से हटाकर लंबित आदेश के अधीन रखें और पीड़ित महिला सैनिकों के लिए पूर्ण सुरक्षा का वादा करें और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करें जहां वे बिना डर के गवाही दे सकें, ताकि एक भी निर्दोष पीड़ित न रहे। जी मैम, डिवीजन कमांडर मैम। लेकिन कर्नल प्रताप के पीछे के लोगों का विरोध अपेक्षित है। क्या यह ठीक होगा? मेजर कुमार ने सावधानी से पूछा। यह एक खुला रहस्य था कि कर्नल प्रताप इतने सारे भ्रष्टाचार के बावजूद सुरक्षित रह पाए थे क्योंकि सेना के भीतर एक शक्तिशाली संरक्षक समूह था जिसे तथाकथित मिलिट्री माफिया कहा जाता था। आरोही का कर्नल प्रताप को छूना उस विशाल कार्टेल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने जैसा था। आरोही ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिमाग में अतीत की यादें कौंध गईं। भारतीय सैन्य अकादमी के दिनों से ही एक महिला कैडेट होने के कारण उन्हें अनगिनत भेदभाव और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा था, और फील्ड यूनिट में एक महिला होने के कारण उनकी क्षमताओं पर संदेह किया जाता था और उन्हें महत्वपूर्ण पदों से बाहर रखा जाता था। कई रातें उन्होंने योग्यता के बजाय लिंग की दीवार के सामने निराशा में बिताई थीं। उन्होंने उन सभी को पार कर लिया था और केवल अपनी योग्यता के बल पर इस पद तक पहुंची थीं। वह अच्छी तरह जानती थीं कि यह सेना कितनी भ्रष्ट और बीमार थी, खासकर महिला सैनिकों के लिए यह कितनी कठोर जगह थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं डरती
तो शुरुआत ही नहीं करती। सड़ी हुई शाखाओं को काटना पड़ता है ताकि नई कोंपलें उग सकें। वह शाखा कितनी भी मोटी और मजबूत क्यों न लगे, आखिर में वह सड़ी हुई ही होती है। अगर इस अवसर पर मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस ही नहीं बल्कि हमारी पूरी सेना में गहराई से जड़ें जमाई हुई पुरानी प्रथाओं और अनियमितताओं को उखाड़ फेंक सकूं, तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। चिंता मत करो, तुम बस मेरे निर्देशों का सही ढंग से पालन करो। उनकी आवाज में अटूट दृढ़ संकल्प था। मेजर कुमार ने और कुछ नहीं कहा और गहरा सिर झुकाया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कमांडर ने अभी कितनी बड़ी और खतरनाक लड़ाई शुरू की है, और उन्होंने उस लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर खुशी खुशी उनकी तलवार और ढाल बनने का संकल्प लिया। अंधेरे में दो अलग अलग योजनाएं बन रही थीं। एक घिनौनी लालच और दयनीय अस्तित्व की वृत्ति से उपजी साजिश थी, और दूसरी दृढ़ विश्वास और न्याय के प्रति एक संकल्प था। नरक जैसी मार्च की रात एक बड़े तूफान की भविष्यवाणी करते हुए धीरे धीरे ढल रही थी। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही नीले काले अंधेरे में सुबह की तुरही की आवाज गूंज उठी। रात भर की ठंड और थकान अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी, लेकिन सैनिकों के चेहरों पर जो थके हुए थे, एक अलग ही माहौल था। वह उद्देश्य की भावना से पैदा हुई जीवन शक्ति थी। बची हुई मार्च को पूरा करने और इस कठोर प्रशिक्षण को खत्म करने का दृढ़ संकल्प और एक नए कमांडर के साथ होने की सूक्ष्म एकजुटता उन्हें सहारा दे रही थी। दूसरी ओर कर्नल प्रताप सिंह की हालत दयनीय थी। रात भर ठंड और मच्छरों से परेशान होकर उन्होंने बिना सोए रात बिताई थी। उनका चेहरा सूजा हुआ था और आंखें अंदर धांसी हुई थीं। उचित भोजन या आराम न मिलने के कारण उनका शरीर भारी था और पिछली रात की चोटें दर्द कर रही थीं। लेकिन शारीरिक पीड़ा से ज्यादा उन्हें जो परेशान कर रहा था, वह पिछली रात एक महिला सिपाही द्वारा फेंका गया युद्ध राशन और उन पर बरस रही तिरस्कार की नजरें थीं। आरोही सुबह से ही उठकर सभी तैयारी कर चुकी थीं। वह बिना किसी गड़बड़ी के सैनिकों का चक्कर लगा रही थीं और आखिरी मार्च की तैयारी का निर्देश दे रही थीं। उनकी नजर एक पल के लिए जमीन पर गिरे हुए कराह रहे कर्नल प्रताप पर रुकी, लेकिन उस नजर में कोई भावना नहीं थी। वह मानो सड़क पर पड़े एक पत्थर को देख रही हों। एक उदासीन और ठंडी नजर। यह आखिरी चरण है, सभी अपनी पूरी ताकत लगाओ, हम शुरू करते हैं। आरोही के संक्षिप्त आदेश के साथ आखिरी मार्च शुरू हुई। कर्नल प्रताप लड़खड़ाते हुए मुश्किल से दल के पीछे चल रहे थे। उनके दिमाग में केवल जीवित रहने का विचार था। उन्हें विश्वास था कि एक बार इकाई में वापस पहुंचने के बाद वह किसी भी तरह स्थिति को पलट सकते हैं। वह खुद को बेताशा दिलासा दे रहे थे कि एक फोन कॉल से वह इस सारे अपमान का कई गुना बदला ले सकते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत स्थिति सबसे बुरे मोड़ पर जा रही थी, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब वे इकाई के मुख्य द्वार पर लगभग पहुंच गए तो मुख्य द्वार के सामने एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। आमतौर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाले सैनिकों का स्वागत करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम होता था, लेकिन आज असामान्य रूप से शांत था। और वहां कमांड मुख्यालय के सैन्य पुलिस के कई वाहनों के साथ सतर्कता विभाग की एक काली सेडान खड़ी थी। गाड़ी के बगल में सैन्य पुलिस के आर्म बैंड पहने हुए सैनिक कठोर भाव से खड़े थे। मार्च दल रुका और सैनिक फुसफुसाने लगे। क्या हुआ? सैन्य पुलिस क्यों आई है? सभी की नजरें एक साथ आरोही पर गईं। उन्होंने बिना किसी आश्चर्य के शांत भाव से गाड़ी से उतर रहे सतर्कता विभाग के प्रमुख का अभिवादन किया। कर्नल प्रताप का दिल धक से रह गया। सतर्कता विभाग और सैन्य पुलिस का एक साथ आना यह दर्शाता था कि यह केवल एक निरीक्षण गतिविधि नहीं थी, बल्कि किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लेने के लिए एक औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और वह लक्ष्य कौन था, यह सोचने की भी जरूरत नहीं थी। उनके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। उनके पैर ढीले पड़ गए थे और वह वहीं गिरने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल से अपनी बुद्धि से खुद को संभाला। सतर्कता विभाग के प्रमुख ने आरोही के पास आकर सलाम किया। डिवीजन कमांडर मैम, मैं आदेश के साथ आया हूं। ठीक है, प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ो। आरोही के संक्षिप्त जवाब के तुरंत बाद सैन्य पुलिस प्रमुख और 2 जांच अधिकारी कर्नल प्रताप के पास पहुंचे। कर्नल प्रताप पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दोनों हाथ पहले ही मजबूत सैन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा कसकर पकड़े जा चुके थे। कर्नल प्रताप सिंह, सैन्य पुलिस प्रमुख की ठंडी आवाज गूंज उठी।
आपको सैन्य आपूर्ति में गबन, पद के दुरुपयोग और अधीनस्थ के यौन उत्पीड़न के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। आपको एक वकील नियुक्त करने का अधिकार है और आपको बयान देने से इनकार करने का अधिकार है, लेकिन आपके सभी बयान अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिरांडा चेतावनी जारी होते ही कर्नल प्रताप की तर्क की आखिरी डोर टूट गई। वह एक जानवर की तरह छटपटाते हुए चिल्लाए, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, यह एक साजिश है। आरोही, यह तुम्हारी साजिश है। तुम किसे जानती हो जो यह सब कर रही हो? अभी मुझे छोड़ दो। उनका घिनौना हंगामा देखने वाले सभी को असहज कर गया। महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों ने तिरस्कार और घृणा से मिले भावों से उन्हें देखा। यह वह क्षण था जब उनकी शक्ति, जिसे वह अक्सर वील्ड करते थे, कितनी व्यर्थ और खोखली थी। वह नग्न रूप से सामने आ गई थी। सैन्य पुलिस ने उनके प्रतिरोध को आसानी से दबा दिया और उनके हाथों में ठंडी हथकड़ी पहना दी। क्लिक की धातु की आवाज गूंजते ही कर्नल प्रताप सिंह का सैन्य जीवन और उनका जीवन वास्तव में समाप्त हो गया था। उन्होंने प्रतिरोध छोड़ दिया, सिर झुका लिया और सैन्य पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाए गए। सैन्य पुलिस वाहन में चढ़ने से ठीक पहले उन्होंने आखिरी बार आरोही की ओर देखा। उनकी आंखों में शिकायत, घृणा और हल्की सी दलील मिली हुई थी, लेकिन आरोही ने उन्हें नहीं देखा। वह केवल अपनी उन सैनिकों को देख रही थीं जो कुछ दिनों की नरक जैसी ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करके लौटी थीं, पसीने और धूल से सने हुए, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ आंखों वाली महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों को। जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई तो आरोही मंच पर चढ़ गईं। उन्होंने माइक पकड़ा और कुछ देर तक बिना कुछ कहे सैनिकों पर नजर डाली। जहां भी उनकी नजर पड़ती थी, सैनिक अपने आप सीधे खड़े हो जाते थे। सभी ने बहुत मेहनत की। उनका पहला वाक्य संक्षिप्त और सीधा था, मुझे लगता है कि इस लंबी पदयात्रा प्रशिक्षण ने आपको शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करने के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत कुछ महसूस कराया होगा। आपने केवल एक 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं की है। आपने अन्याय के खिलाफ चुप न रहने की हिम्मत सीखी है। आपने अनियमितता के खिलाफ न्याय का सामना किया है और आपने एक गिरे हुए साथी को उठाने की कमराडरी को फिर से पुष्टि की है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन परेड ग्राउंड में मौजूद सभी के दिलों में गहराई तक उतर गई। मुझे तुम पर गर्व है। तुम ही भारत की सर्वश्रेष्ठ 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट के योग्य सच्चे पैरा कमांडो हो। सेना रैंक और पद से चलने वाला संगठन है, लेकिन इसकी नींव विश्वास है। वरिष्ठ अधिकारियों का अपने अधीनस्थों को प्यार और सुरक्षा देना और अधीनस्थों का अपने वरिष्ठों पर विश्वास करना और उनका पालन करना। यह विश्वास, आज मैंने आपके साथ चलकर उस विश्वास का बीज देखा है। मैं वादा करती हूं कि आगे भी मैं उस बीज को एक बड़े पेड़ में विकसित करने के लिए तुम्हारी ढाल और बाड़ बनूंगी। उनका भाषण लंबा नहीं था, लेकिन उसमें किसी भी भव्य अलंकार से ज्यादा गहरा अर्थ और ईमानदारी थी। भाषण समाप्त होते ही बिना किसी के पहल किए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह केवल वरिष्ठ अधिकारी के प्रति औपचारिक ताली नहीं थी, यह दबे हुए दर्द को दूर करने और नई आशा का स्वागत करने वाली उनकी सच्ची खुशी थी। कुछ महिला सैनिकों की आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। आरोही ने मंच से चुपचाप यह है भरोहा था पर को सब देखा। उनके चेहरे पर अंततः एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, लेकिन वह जानती थीं, कर्नल प्रताप सिंह की गिरफ्तारी अंत नहीं थी, बल्कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। उनके पीछे छिपी विशाल शक्ति कभी ऐसे पीछे नहीं हटेगी। अब से वे उन्हें अनदेखे तरीकों से और अधिक चालाकी और नीचता से हमला करेंगे। असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। कर्नल प्रताप सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की खबर सेना के भीतर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह एक शांत झील में फेंके गए एक बड़े पत्थर की तरह एक बड़ी हलचल पैदा कर गई। खासकर कर्नल प्रताप से जुड़े भ्रष्टाचार के जाल, जिसे तथाकथित मिलिट्री माफिया कहा जाता था, वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह हिल गया। उनके लिए कर्नल प्रताप केवल एक सह अपराधी नहीं थे जिन्होंने उनके साथ भ्रष्टाचार किया था, बल्कि एक टाइम बम थे जो उनके घिनौने रहस्यों को साझा करते थे। सेना मुख्यालय के एक शांत जनरल के कार्यालय में सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल रह चुके और अब सेवानिवृत्ति के करीब एक निष्क्रिय पद पर बैठे जनरल राकेश यादव ने मेज पर मुक्का मारा। उनका चेहरा क्रोध से लाल था। आरोही, वह पागल औरत, आखिर किसे विश्वास करके यह सब कर रही है? उनके सामने कर्नल प्रताप सिंह के सीधे वरिष्ठ
क्वार्टर मास्टर मेजर जनरल सुरेश कुमार सिर झुकाए खड़े थे। मेजर जनरल सुरेश कुमार भी कर्नल प्रताप से गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। क्षमा करें जनरल साहब, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नई डिवीजन कमांडर इतनी मजबूती से आएंगी। बहाना छोड़ो, क्या तुमने यह पता लगाने की कोशिश की कि वह महिला किसे विश्वास करके ऐसा कर रही है? जानकारी के अनुसार उनका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। वह केवल अपनी योग्यता के बल पर इस पद तक पहुंची हैं। ऐसा कहा जाता है। योग्यता? मजाक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि एक औरत सिर्फ योग्यता से सेना में जनरल बन सकती है? जरूर उसके पीछे कोई बड़ी हस्ती होगी, या वह बिल्कुल मूर्ख है। किसी भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसे इस बात की कीमत चुकानी होगी कि उसने हमारी लाइन को छूने की हिम्मत की। जनरल राकेश यादव ने फोन उठाया और कहीं फोन किया। उनकी आवाज पहले की तुलना में चालाक और चिकनी हो गई थी। अरे, मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? यह आरोही शर्मा, नई डिवीजन कमांडर, पैरा स्पेशल फोर्सेज की बात है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा उत्साही है? अभी नियुक्त हुई कमांडर इकाई की स्थिरता को नजरअंदाज करके बस परेशानियां पैदा कर रही है। क्या ऊपर से इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए? उन्होंने सेना के भीतर अपने सहकर्मी और वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों को फोन करके आरोही के खिलाफ एक संगठित अभियान शुरू किया। एक महिला कमांडर का मनमाना इकाई संचालन, अनुभव की कमी के कारण कमांड संरचना में भ्रम, मामूली अनियमितताओं को बढ़ा चढ़ाकर सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप उन्होंने चालाकी से तथ्यों को तोड़ मरोड़कर और बढ़ा चढ़ाकर उन्हें एक अक्षम और अहंकारी कमांडर के रूप में पेश करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल करके जनमत को प्रभावित करने का भी प्रयास किया। सैन्य विशेषज्ञ पत्रकारों और रूढ़िवादी टिप्पणीकारों को गुमनाम मुखबिरों के माध्यम से पैरा स्पेशल फोर्सेज की नई महिला डिवीजन कमांडर का अत्यधिक उत्साह आंतरिक साहे ईमानदार संघर्ष को बढ़ाता है। जैसे सनसनीखेज शीर्षक वाली खबरें एक एक करके सामने आने लगीं। खबरों में कर्नल प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार के तथ्यों को कम करके दिखाया गया और इसके बजाय आरोही के जबरदस्ती जांच के आदेशों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कहकर मुद्दे को भटकाया गया। पहली, महिला पैरा स्पेशल फोर्सेज कमांडर होने के कारण उन पर जो सकारात्मक ध्यान था वह तुरंत संदेह और आलोचना के तीर में बदल गया। आरोही अपने कार्यालय में आक्रामक खबरों और आंतरिक स्थिति रिपोर्टों को चुपचाप पढ़ती रहीं। उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की पहले से ही उम्मीद थी। भ्रष्ट संगठन का प्रतिरोध हमेशा ऐसा ही होता था। सीधे सामना करने के बजाय वे पीछे से नीचता से गपशप करते हैं, जनमत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और राजनीतिक दबाव डालते हैं। डिवीजन कमांडर मैम, मुख्यालय से एक औपचारिक चेतावनी आई है। इसमें कहा गया है कि इस मामले को संभालने में सावधानी बरतें और सेना की एकता को बाधित करने वाले किसी भी कार्य से बचें। यह वास्तव में एक दबाव है। एडजुटेंट मेजर कुमार ने उदास चेहरे के साथ रिपोर्ट दी। जैसा कि मैंने सोचा था, आरोही ने शांत भाव से जवाब दिया। उनके चेहरे पर चिंता या घबराहट के बजाय एक और भी ठंडा और दृढ़ संकल्प था। जितना वे हमें हिलाएंगे उतना ही हम सिद्धांतों पर चलेंगे। कर्नल प्रताप सिंह के खिलाफ जांच को बिना किसी संदेह के और भी अधिक गहन और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाओ। उसने जो सैन्य आपूर्ति गबन की है, उनका उपयोग कहां हुआ? भ्रष्टाचार में शामिल साजिशकर्ता और उसे रिश्वत देने वाले वरिष्ठ अधिकारी। इस बार हमें जड़ों तक सब कुछ उखाड़ फेंकना होगा। मैं कुछ शाखाओं को काटने से संतुष्ट नहीं हूं, जी मैम, लेकिन जनमत बहुत खराब है। डिवीजन कमांडर मैम के खिलाफ व्यक्तिगत हमले और अफवाहें भी फैल रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेजर कुमार आगे नहीं बोल पाए। अगर ऐसा चलता रहा तो आरोही न्याय दिलाने के बजाय खुद खतरे में पड़ सकती थीं। शायद उन्हें सैन्य वर्दी छोड़नी पड़ सकती थी। आरोही ने खिड़की से बाहर देखा। परेड ग्राउंड में अभी भी सैनिकों के जोरदार नारे और प्रशिक्षण की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्हें कुछ दिन पहले धूल के बीच उन महिला सैनिकों की आंखों की याद आई जिन्होंने उन पर विश्वास किया था और उनका साथ दिया था। आशा और विश्वास से भरी वे आंखें, वह उन आंखों को धोखा नहीं दे सकती थीं। मेजर कुमार, क्या तुम डरे हुए हो? ईमानदारी से कहूं तो हाँ मैम, मैं भी डरी हुई हूं, लेकिन मेरा डर इस बात से नहीं है कि मुझे सैन्य वर्दी छोड़नी पड़ सकती है।
मुझे जो सच में डर है वह यह है कि इस अनियमितता को देखकर भी मैं आंखें मूंद लूं, अन्याय से समझौता करूं और परेड ग्राउंड में पसीना बहा रहे अपने सैनिकों को निराश करूं। जिस पल कमांडर सैनिकों का विश्वास खो देता है, सेना अपने अस्तित्व का अर्थ खो देती है। उन्होंने फिर से अपनी कुर्सी पर बैठकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। यह कर्नल प्रताप सिंह के संरक्षक समूह के खिलाफ व्यापक जांच का आदेश था। अगर वे राजनीति और जनमत से लड़ाई लड़ते हैं तो मैं सच्चाई और न्याय से लड़ूंगी। देखते हैं कौन जीतता है। उनका फैसला वास्तव में युद्ध की घोषणा थी। अब यह लड़ाई केवल एक इकाई के भीतर भ्रष्टाचार उन्मूलन तक सीमित नहीं थी, बल्कि सेना के पूरे पुराने भ्रष्ट व्यवस्था और सुधार का सपना देखने वाले नए नेतृत्व के बीच एक बड़े युद्ध में बदल रही थी। और उस युद्ध के ठीक बीच में आरोही अकेली खड़ी थीं। दूसरी ओर हिरासत में लिए गए कर्नल प्रताप सिंह अपने वकील के माध्यम से बाहर की खबरें सुन रहे थे। उन्हें यह खबर मिली थी कि उनके संरक्षक समूह ने हरकत में आना शुरू कर दिया है और जनमत आरोही के खिलाफ हो रहा है, जिससे उन्हें फिर से उम्मीद होने लगी। मुझे पता था कि जनरल राकेश यादव चुप नहीं बैठेंगे। मुझे बस थोड़ी देर और टिके रहना है। आरोही, वह औरत ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। वह जांच अधिकारियों के सामने चुप रहे और जितना हो सके समय खींचते रहे। साथ ही वह अपने से जुड़ी भ्रष्टाचार की डायरियों को याद करते हुए यह सावधानी पूर्वक गणना करने लगे कि किसे पहले छोड़ना है और किसे अंत तक साथ रखना है। उन्हें गलतफहमी थी कि वह ऐसे नहीं गिरेंगे, बल्कि इस संकट को अवसर में बदलकर और ऊंचा उठ सकते हैं। उन्होंने आरोही नाम की व्यक्ति के सार को, उनके विश्वास की गहराई को बहुत कम आंका था। अनदेखे युद्ध का भंवर सभी संबंधित लोगों को निगल रहा था और तेजी से घूम रहा था। आरोही पर बाहरी दबाव समय के साथ और भी मजबूत और चालाक होता गया। रक्षा मंत्रालय की नियमित ब्रीफिंग में उनका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन कुछ कमांडरों के मनमाने इकाई संचालन पर चिंता जैसे वाक्यांशों के माध्यम से उनकी अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना की गई। सेना के आंतरिक संचार नेटवर्क पर अज्ञात स्रोतों से अफवाहें फैलने लगीं। उनके निजी जीवन के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें कमांडर के रूप में उनके अतीत की छोटी मोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली कहानियां गुमनाम पोस्टों के रूप में घूमती रहीं। उनके कार्यालय में हर दिन कई धमकी भरे फोन कॉल और पत्र आते थे, जिनके प्रेषक अज्ञात थे। तुम्हारे कारण पूरी सेना परेशान है। अच्छे से बता रहे हैं, चुपचाप मामले को दबा दो, अपने परिवार के बारे में सोचो और सावधान रहो। ऐसी नीच और घिनौनी धमकियां थीं। स्थिति उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर थी। कर्नल प्रताप सिंह के इर्द गिर्द बुना भ्रष्टाचार का कार्टेल एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह पूरी सेना में फैला हुआ था। जैसे ही उन्होंने जाले की एक कड़ी को छेड़ा, पूरा जाला हिंसक रूप से हिलने लगा और उन्हें फांसाने की कोशिश कर रहा था। एक शाम जब आरोही अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने की तैयारी कर रही थीं, उन्हें सेनाध्यक्ष के निजी सचिव के कार्यालय से सीधा फोन आया। यह कल सुबह एक अनौपचारिक बैठक के लिए निमंत्रण था। मेजर कुमार का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने रिपोर्ट दी, डिवीजन कमांडर मैम, यह सामान्य बात नहीं है। सेनाध्यक्ष का सीधे अनौपचारिक रूप से बुलाना एक अल्टीमेटम का संकेत हो सकता है। शायद यह मामले को दबाने और आपको चुपचाप दूसरे पद पर स्थानांतरित करने का दबाव होगा। मुझे पता है। आरोही की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन वह भी इंसान थी। भारत के किसी भी सैनिक के लिए सेनाध्यक्ष का सीधा बुलावा आसमान जैसा होता है, और ऐसे में कौन तनाव महसूस नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि उन्हें सैन्य वर्दी छोड़ने का डर नहीं है, लेकिन इस विचार से कि वे अपने विश्वासों को बनाए रखने के लिए लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार सकती हैं, उनके दिल में एक भारीपन छा गया। उस रात आरोही सो नहीं पाई। उन्होंने अपनी सरकारी आवास में एक छोटी सी अध्ययन कक्ष से एक पुरानी एल्बम निकाली। एल्बम में भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट के दिनों से लेकर उनके कठिन सैन्य जीवन के पल पूरी तरह से कैद थे। प्रशिक्षण शिविर में धूल से सने हुए अपने साथियों के साथ हौंसते हुए की तस्वीर, अपनी पहली इकाई में तैनाती के बाद तनावग्रस्त चेहरे के साथ इकाई के मुख्य द्वार पर खड़े होने की तस्वीर, और उनकी उंगली एक तस्वीर पर रुक गई। एक कमीशन अधिकारी के रूप में जब उन्होंने पहली बार प्लाटून कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था, तब की तस्वीर थी। तस्वीर में उनके साथ एक युवा सिपाही खुशी से हंस रहा था।
वह उनकी पहली अधीनस्थ थी और उन्हें सबसे प्यारी थी। वह एक असाधारण सक्षम सैनिक थी, लेकिन तत्कालीन कंपनी कमांडर एक पुरुष अधिकारी के लगातार यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न को सह नहीं पाई और अंततः उन्हें सैन्य वर्दी छोड़नी पड़ी। उस समय लेफ्टिनेंट आरोही उसे बचा नहीं पाई थी। उस अनुचित वास्तविकता के सामने अपनी शक्तिहीनता के लिए उन्हें रात भर रोते हुए खुद को कोसना पड़ा था। तभी उन्होंने कसम खाई थी, अब कभी भी मुझे अपनी शक्तिहीनता के कारण अपने लोगों को, अपने अधीनस्थों को खोना नहीं पड़ेगा। मैं और ऊंचे पद पर जाऊंगी और इस सड़ी हुई सेना को निश्चित रूप से बदल दूंगी। उन्होंने खुद को कठोरता से अनुशासित करते हुए अनगिनत पूर्वाग्रहों और भेदभावों को पार करके सितारे हासिल किए थे। उसका कारण केवल व्यक्तिगत गौरव नहीं था, यह उस दिन अपनी शक्तिहीनता को न भूलने और अन्यायपूर्ण तरीके से सेना छोड़ने वाली अपनी अधीनस्थ के आंसुओं को न भूलने के लिए था। तस्वीर देखते हुए आरोही की आंखों में चुपचाप आंसू आ गए। उन्होंने एल्बम बंद की और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। कल सेनाध्यक्ष के साथ उनकी बैठक उनके पूरे सैन्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होगी। समझौता या सीधा टकराव, उनका मन पहले ही तय हो चुका था। अगली सुबह आरोही बिना किसी गड़बड़ी के अपनी बिल्कुल सीधी वर्दी पहनकर सेना मुख्यालय की ओर बढ़ी। गहरी चुप्पी में सेनाध्यक्ष के कार्यालय का मोटा दरवाजा खुला। अनुभवी और कुशल सेनाध्यक्ष ने उनका स्वागत एक सौम्य मुस्कान के साथ किया, लेकिन उनकी आंखें तीखी थीं, मानो उनकी अंदरूनी बातों को पढ़ रही हों। जनरल आरोही, मुझे लगता है कि इन दिनों आपको इन बातों के कारण बहुत मानसिक तनाव हो रहा होगा। नहीं सर, एक सैनिक के रूप में यह स्वाभाविक है कि मुझे यह सब सहना पड़े। ठीक है, वही दृढ़ संकल्प है जिसके कारण मैं जनरल का इतना सम्मान करता हूं। सेनाध्यक्ष ने उन्हें एक कप चाय दी और थोड़ी देर तक सेना के मौजूदा मामलों के बारे में सामान्य बातें की, मानो तूफान से पहले की शांति हो। एक सौम्य और शांत बातचीत हुई और अंततः उन्होंने मुख्य मुद्दे पर बात की। पैरा स्पेशल फोर्सेज के कर्नल प्रताप सिंह के मामले की बात है। मुझे अच्छी तरह से रिपोर्ट मिल रही है। मैं जनरल की दृढ़ता को भी अच्छी तरह समझता हूं और भ्रष्टाचार को खत्म करने की आपकी शुद्ध इच्छा को भी। लेकिन जनरल, दुनिया की बातें, खासकर सेना जैसा संगठन, केवल सिद्धांतों और न्याय से नहीं चलता। कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। यह वही बात थी जिसकी मेजर कुमार को उम्मीद थी। सौम्य लहजे में तीखा दबाव था। केवल एक कर्नल प्रताप सिंह के कारण पूरी सेना में अशांति है। मीडिया हर दिन सेना की आलोचना कर रहा है और राजनेता भी इसका फायदा उठाकर सेना को हिलाना चाहते हैं। जनरल द्वारा शुरू की गई इस न्यायपूर्ण लड़ाई के कारण अभी पूरी सेना संकट में है। क्या अब इसे रोकना बेहतर नहीं होगा? कर्नल प्रताप को चुपचाप सेवानिवृत्त कर दो और संबंधित लोगों को एक चेतावनी के साथ मामले को खत्म कर दो। और जनरल, क्या आप इस बार नए बनाए गए नीति विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर जाकर एक बड़ी तस्वीर नहीं देखना चाहेंगे? मैं यह प्रस्ताव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं जनरल की क्षमताओं का सम्मान करता हूं। ये एक लालच और अंतिम चेतावनी थी। अगर वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो वह तत्काल संकट से बच जाती और अपना सैन्य जीवन जारी रख सकती थीं। लेकिन यह उनके विश्वासों, उन अधीनस्थों के प्रति धोखा होता जिन्होंने उन पर विश्वास किया था और उनके अतीत के प्रति भी। आरोही ने एक पल के लिए सेनाध्यक्ष को बिना कुछ कहे देखा और फिर धीरे धीरे लेकिन दृढ़ और स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। सेनाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। सेनाध्यक्ष की भौहें थोड़ी सी हिल गईं। क्या तुम मुझे कारण बताओगी? सेनाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि बड़े उद्देश्य के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, लेकिन मेरे विचार में बड़ा उद्देश्य सड़े हुए घाव पर पट्टी बांधकर उसे अस्थायी रूप से छिपाना नहीं है, बल्कि दर्दनाक होने पर भी उस घाव को काटना है ताकि नया मांस उग सके। कर्नल प्रताप सिंह कोई छोटा घाव नहीं है, वह हमारी सेना के शरीर में गहराई तक घुसा हुआ कैंसर सेल है। अगर हम इस कैंसर सेल को अभी नहीं हटाते हैं तो यह अंततः पूरी सेना को मार डालेगा। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर सेनाध्यक्ष के सामने सीधा ध्यान दिया। मैं इस मामले की प्रभारी कमांडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करूंगी। यदि इसके कारण सेना के सम्मान को ठेस पहुंचती है और संगठन में भ्रम फैलता है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। आप मुझे बर्खास्त कर सकते हैं
या मुझे अपमानजनक सेवानिवृत्ति दे सकते हैं, लेकिन जब तक मैं सैन्य वर्दी पहन रही हूं, मैं अन्याय से समझौता नहीं करूंगी। यह मेरा विश्वास है जो मैंने सैन्य अकादमी में अपनी मातृभूमि के प्रति शपथ ली थी, और एक सैनिक के रूप में मेरा अंतिम आत्म सम्मान है। उनकी आवाज बिना किसी कंपन के दृढ़ थी और उनकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। कार्यालय में एक भारी चुप्पी छा गई। सेनाध्यक्ष ने लंबे समय तक बिना कुछ कहे अपने सामने खड़ी इस युवा महिला जनरल को देखा। उनके चेहरे पर जटिल भावनाएं कौंध गईं, आश्चर्य, निराशा और एक बहुत ही हल्की प्रशंसा। अंततः उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं जनरल के इरादों को अच्छी तरह समझ गया, अब तुम जा सकती हो। उनकी आवाज ठंडी हो चुकी थी। आरोही ने आखिरी सलाम किया और चुपचाप कार्यालय से बाहर निकल गईं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनका सैन्य जीवन अब एक अंतहीन रास्ते पर पहुंच गया है, लेकिन अजीब तरह से उनका मन शांत था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक ऐसा चुनाव किया था जिस पर उन्हें खुद पर शर्मिंदगी नहीं थी। अब केवल इस विशाल और अकेली लड़ाई को अंत तक पूरा करना बाकी था। सेनाध्यक्ष के साथ बैठक के बाद आरोही वास्तव में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गईं। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने उनके मनमाने कार्यों से मुंह मोड़ लिया था और साथ ही जनरलों के बीच उन्हें संगठन की एकता को तोड़ने वाली एक समस्याग्रस्त व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया गया था। उनके कार्यालय से जुड़े सभी आधिकारिक समर्थन और सहयोग में स्पष्ट रूप से कमी आई, मानो एक विशाल अदृश्य दीवार में कैद हो गई हों। उनके आदेश और निर्देश कमांड मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पाए और एक खाली गूंज बनकर वापस आ गए। कर्नल प्रताप सिंह के वकील दल ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों की भावनाओं का लाभ उठाकर प्रक्रियात्मक मुद्दों पर ध्यान मारियार केंद्रित किया और आरोही पर दबाव डाला। अभियुक्त पर जबरदस्ती पूछताछ, कमांडर के अधिकार का दुरुपयोग, सबूतों को तोड़ना। उन्होंने चालाकी से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मीडिया को ऐसी दावों से भर दिया जिससे मामले का मुख्य मुद्दा भटक गया और आरोही पर व्यक्तिगत हमले किए जाने लगे। जांच में गतिरोध आ गया था और कर्नल प्रताप की हिरासत की अवधि समाप्त होने की तारीख करीब आ रही थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह सबूतों की कमी के कारण छूट सकते थे और यह पूरी लड़ाई आरोही की पूर्ण हार के साथ समाप्त हो सकती थी, जो सबसे खराब स्थिति थी। डिवीजन कमांडर मैम, अब और मुश्किल है। सैन्य, पुलिस और सतर्कता विभाग भी ऊपरी अधिकारियों के दबाव के कारण जांच में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रमुख गवाहों ने अचानक अपने बयान बदल दिए हैं या संपर्क तोड़कर गायब हो गए हैं। उनके पीछे की शक्ति संगठित रूप से सबूतों को मिटा रही है और गवाहों को फुसला रही है या धमका रही है, यह स्पष्ट है। एडजुटेंट मेजर कुमार की आवाज में गहरी निराशा थी। वह हर रात जागकर दस्तावेजों का विश्लेषण करते थे और सबूत इकट्ठा करते थे, लेकिन एक अदृश्य विशाल दीवार के सामने उन्हें शक्तिहीनता महसूस होती थी। आरोही भी थक रही थीं। उन्हें कई रातें नींद नहीं आती थी और अत्यधिक तनाव के कारण उनका वजन स्पष्ट रूप से कम हो गया था, लेकिन वह अपने अधीनस्थों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ीं। वह चुपचाप अपनी जगह पर टिकी रहीं और अकेले ही इस विशाल लड़ाई का सामना करती रहीं। तभी एक रात देर रात तक अपने कार्यालय में मामले के दस्तावेजों की समीक्षा कर रही आरोही से एक अप्रत्याशित व्यक्ति मिलने आया। कुछ दिन पहले समाप्त हुई लंबी पदयात्रा प्रशिक्षण में भाग लेने वाली महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ हवलदार मेजर गीता देवी थीं। वह आमतौर पर शांत और अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करने वाली व्यक्ति थीं। डिवीजन कमांडर, मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हवलदार मेजर गीता का चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। आरोही कुर्सी से उठी और उनका स्वागत किया। क्या बात है हवलदार मेजर? हवलदार मेजर गीता ने थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और आरोही की मेज पर रख दी। यह एक पुरानी, हाथों से घिसी हुई नोटबुक थी। यह मेरी डायरी है जिसे मैंने पिछले कुछ सालों से लिखा है। आरोही ने जिज्ञासु भाव से नोटबुक उठाई। नोटबुक में तारीख के साथ छोटे छोटे अक्षरों में कुछ घनी बातें लिखी हुई थीं। यह कर्नल प्रताप सिंह द्वारा की गई सभी अनियमितताओं और अत्याचारों का विस्तृत रिकॉर्ड था। कब, कहां, किसके साथ सैन्य आपूर्ति चुराई गई, किस विशिष्ट कंपनी से किस प्रकार के रिश्वत और उपहार लिए गए और महिला सैनिकों के साथ किस तरह का घिनौना व्यवहार किया गया, वह सब कुछ तारीख, समय,
स्थान और विशिष्ट विवरण के साथ विस्तार से दर्ज था। यह केवल एक डायरी नहीं थी, बल्कि कर्नल प्रताप और उनके संरक्षक समूह के आपराधिक कृत्यों को उजागर करने वाले निर्णायक सबूत थे। आरोही ने सदमे और आश्चर्य से मिली हुई आंखों से हवलदार मेजर गीता को देखा। यह अभी क्यों? हवलदार मेजर गीता ने सिर झुकाया और कड़वाहट से हंसी। मुझे डर था कि अगर मैं अकेली आवाज उठाती तो मैं ही चोटिल हो जाती, मुझे नुकसान होता और मेरा सैन्य करियर खत्म हो जाता। इसलिए मैंने खुद से वादा किया था कि जब समय आएगा, जब कोई सच्चा कमांडर आएगा जो इन अनियमितताओं को ठीक करेगा, तब मैं यह सब उजागर करूंगी। और मैंने इसे अकेले रिकॉर्ड करता रही। आप मुझे कायर कह सकती हैं, लेकिन हवलदार मेजर गीता ने सिर उठाया और सीधे आरोही की आंखों में देखा। उनकी आंखों में नमी थी। जिस दिन डिवीजन कमांडर मैम हमारे साथ चली, मैंने तय कर लिया, अब मैं और कायरता से नहीं छिपूंगी। जब डिवीजन कमांडर मैम हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ रही हैं, तो हमारा छिपते रहना एक सैनिक के रूप में हमारा कर्तव्य नहीं है। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे अन्य सहकर्मी भी यही महसूस करते हैं। उनकी बात खत्म होते ही कार्यालय के बाहर इंतजार कर रही अन्य महिला गैर कमीशन्ड अधिकारी एक एक करके अंदर आईं। उनके हाथों में उनके द्वारा इकट्ठे किए गए सबूत और कर्नल प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला एक सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र था। उन्होंने बयानों को पलटने की धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी थी, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए हिम्मत जुटाई थी। डिवीजन कमांडर मैम, हम आपके साथ लड़ेंगे। अगर हमारी गवाही की जरूरत हुई तो हम कभी भी कहीं भी सभी तथ्यों को उजागर करेंगे। वे आरोही के सामने खड़ी थीं और दृढ़ संकल्प ले रही थीं। उनकी उपस्थिति अब असहाय और आज्ञाकारी पीड़ितों की नहीं थी। वे अन्याय के खिलाफ अपनी गरिमा और अधिकारों को वापस पाने के लिए दृढ़ और साहसी सैनिक थीं। आरोही उमड़ती भावनाओं को रोक नहीं पाईं। उनके चारों ओर की हर चीज उन्हें अलग थलग कर रही थी और उन्हें किनारे पर धकेल रही थी। लेकिन जिन सैनिकों को वह बचाने की कोशिश कर रही थीं, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वे उनके सबसे शक्तिशाली हथियार और ढाल बनने के लिए खुद हिम्मत जुटाए थे। उन्हें यह जानकर गला भर आया कि वह अकेली नहीं थीं। उन्होंने आंसू छिपाने के लिए मुश्किल से मुस्कुराते हुए एक एक करके उनके चेहरों को देखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लड़ाई में निश्चित रूप से जीतूंगी, ताकि आपकी यह हिम्मत व्यर्थ न जाए। उस रात आरोही के कार्यालय में सुबह तक रोशनी जलती रही। वह मेजर कुमार और उन साहसी महिला सैनिकों ने हवलदार मेजर गीता द्वारा लाए गए निर्णायक सबूतों के आधार पर मामले की पूरी तस्वीर को फिर से बनाया और पलटवार की रणनीति बनाई। नोटबुक में दर्ज जानकारी कर्नल प्रताप सिंह के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा थी। इसमें उनके साथ जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और बाहरी कंपनियों के नाम भी दर्ज थे। यह एक ऐसी अचूक चीज थी जो स्थिति को पूरी तरह से पलट सकती थी। अब पलटवार का समय था। जब अंधेरा सबसे गहरा था, तब अंततः आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। आरोही को एहसास हुआ कि वह एक विशाल दीवार में फांसी हुई थीं, लेकिन उस दीवार को तोड़ने की कुंजी उन्हीं लोगों के दिलों में थी जिन्हें वह बचाना चाहती थीं। उनकी अकेली लड़ाई अब सबकी लड़ाई बन गई थी और एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। हवलदार मेजर गीता देवी द्वारा दी गई गुप्त डायरी वास्तव में पंडोरा का बक्सा थी। उसमें कर्नल प्रताप सिंह के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से परे सैन्य आपूर्ति कंपनियों के साथ उनके काले गठजोड़ और उन्हें संरक्षण देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से दी गई रिश्वत की राशि और तारीख तक सावधानी पूर्वक दर्ज थी। यह केवल एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि पूरे सैन्य बल को हिला देने वाले एक बड़े घोटाले की शुरुआत की कुंजी थी। आरोही ने रात भर दस्तावेजों का विश्लेषण किया। वह इस सबूत की विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह जानती थीं। इसे जल्दबाजी में उजागर करने से प्रतिद्वंद्वी को सबूत मिटाने और बचने का समय मिल सकता था। एक अधिक सुविचारित और अचूक योजना की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने एडजुटेंट मेजर कुमार और कुछ बहुत विश्वसनीय अधिकारियों को गुप्त रूप से बुलाया। हम अभी एक परमाणु बम पकड़े हुए हैं। हमें इस बम को सबसे प्रभावी ढंग से सबसे निर्णायक क्षण में विस्फोट करना है। हमारा लक्ष्य केवल कर्नल प्रताप सिंह को दंडित करना नहीं है। लक्ष्य भ्रष्टाचार के पीछे के मुख्य व्यक्ति, उस विशाल कार्टेल को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना है।
उनकी आवाज में एक ठंडे दृढ़ संकल्प की झलक थी। बैठक गुप्त रूप से आयोजित की गई। उन्होंने हवलदार मेजर गीता की डायरी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के संबंध चार्ट बनाए और धन के प्रवाह का पता लगाया। उन सभी जगहों को एक एक करके चिन्हित किया जहां सबूत मिटाने की संभावना थी। ऑपरेशन का नाम अपोलो का प्रकाश था। इन नाम के ब्राइन के लास लुक्टर था से यह अंधेरे में छिपी सभी घिनौनी सच्चाइयों को रोशनी में लाने की इच्छा को दर्शाता नाम था। पहला लक्ष्य बाहरी शक्तियों के साथ संबंध तोड़ना था। डायरी में दर्ज सैन्य आपूर्ति कंपनियां कर्नल प्रताप के संरक्षण में खराब सैन्य आपूर्ति करके या कीमतों को बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाती थीं। आरोही ने रक्षा मंत्रालय की सीधी जांच एजेंसी के बजाय सैन्य बल से स्वतंत्र अभियोजन पक्ष और आयकर विभाग को इन कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की गुमनाम रूप से जानकारी दी। सेना के भीतर से जांच शुरू करने पर जानकारी लीक होने का खतरा था। इसीलिए उन्होंने बाहरी एजेंसियों के माध्यम से एक साथ छापेमारी करवाने की रणनीति अपनाई ताकि उन्हें सबूत मिटाने का समय न मिले। कुछ दिनों बाद सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में कई सैन्य आपूर्ति कंपनियों पर अभियोजन पक्ष द्वारा बड़े पैमाने पर छापेमारी की खबरें आईं। गबन, विश्वासघात, रिश्वतखोरी के आरोप। मीडिया ने सेना में दशकों से चली आ रही रक्षा भ्रष्टाचार की समस्या की जोरदार आलोचना करना शुरू कर दिया। कर्नल प्रताप को संरक्षण देने वाली शक्तियां अप्रत्याशित बाहरी हमले से हैरान थीं। अपने पर भी आंच आने की आशंका से वे कर्नल प्रताप से संबंध तोड़ने के लिए तेजी से हरकत में आने लगे। विशाल दिखने वाले कार्टेल में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। दूसरा लक्ष्य आंतरिक गवाहों को सुरक्षित करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आरोही ने साहसी महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों सहित मुखबिरों को डिवीजन कमांडर के विशेष अधिकार का उपयोग करके बाहरी सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित कर दिया और उनकी कानूनी सहायता के लिए उन्होंने सैन्य बल के भीतर के बजाय नागरिक समाज के ईमानदार मानवाधिकार वकीलों से संपर्क किया। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि वे किसी भी बाहरी दबाव या प्रलोभन से विचलित हुए बिना अदालत में साहसपूर्वक गवाही दे सकें। अंततः उन्होंने अंतिम वार की तैयारी की। यह कर्नल प्रताप सिंह का मुंह खुलवाना था। वह अपने संरक्षक समूह की मदद पर भरोसा करके चुप थे और डटे हुए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनसे जुड़ी सैन्य आपूर्ति कंपनियों पर जांच चल रही है और उन्हें मदद करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया है, तो वह अत्यधिक चिंता में घिर गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि वह अकेले ही सारे अपराधों का बोझ उठा सकते हैं और उन्हें त्याग दिया जाएगा। आरोही सीधे कर्नल प्रताप से मिलने जेल गईं। कुछ दिनों बाद उनसे मिलने पर वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गए थे। उनका अहंकारी और अभिमानी रूप कहीं नहीं था, केवल एक चिंतित और डरे हुए मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति का दयनीय रूप बचा था। कर्नल प्रताप सिंह, अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आरोही ने ठंडे अंदाज में कहा। और फिर उन्होंने हवलदार मेजर गीता की डायरी की एक प्रति और सैन्य आपूर्ति कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अभियोजन पक्ष को दिए गए बयानों के कुछ हिस्से उनके सामने फेंक दिए। उनमें कर्नल प्रताप को रिश्वत देने और वह पैसा आगे किसे दिया गया था, इसके बारे में विशिष्ट जानकारी और रिकॉर्ड थे। आप बेहतर जानते हैं कि यह सब नहीं है। आपके वरिष्ठ अधिकारी अब आपको छोड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अंत तक चुप रहेंगे तो आप अकेले ही इन सभी अपराधों का बोझ उठाएंगे और दशकों तक जेल में सड़ेंगे। लेकिन आरोही ने एक पल के लिए बात रोकी और सीधे उनकी आंखों में देखा। अगर आप सच बोलते हैं तो मैं आपको एक मौका दूंगी। अगर आप सब कुछ बताकर जांच में सहयोग करते हैं तो मैं आपको अधिक से अधिक मदद करूंगी ताकि आपको कम सजा मिल सके। चुनाव आपका है। क्या आप संगठन के लिए अकेले मरेंगे या आप उस संगठन की सच्चाई को उजागर करके बचेंगे जिसने आपको धोखा दिया है? यह शैतान की फुसफुसाहट और मुक्ति की एकमात्र रस्सी थी। कर्नल प्रताप की आंखें तेजी से हिलने लगीं। उन्हें उन वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे याद आए जिन्होंने कुछ दिनों से उन्हें नजरअंदाज किया था। उन्होंने हर तरह के मुश्किल काम किए थे और वफादारी दिखाई थी, लेकिन संकट आने पर बेरहमी से उन्हें छोड़ने वाले उनकी निर्दयता से वह कांप उठे। विश्वासघात और बदले की भावना उनके दिल में उमड़ पड़ी। अंततः उनका प्रतिरोध टूट गया। मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है।
कर्नल प्रताप का कबूलनामा एक सांप की कमर तोड़ने जैसा था। उनके मुंह से निकले नामों ने पूरी सेना को हैरान कर दिया। सेवारत जनरल, सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी और सेना से जुड़े राजनेता तक। यह वह क्षण था जब यह दुनिया के सामने आया कि भारत को बनाए रखने वाला सुरक्षा का आधार कितना गहरा और घिनौना रूप से भ्रष्ट था। यह मामला अब आरोही अकेली के संभालने के स्तर से ऊपर था। रक्षा मंत्रालय को एक विशेष संयुक्त जांच दल गठित करना पड़ा और राष्ट्रपति तक ने खुद सैन्य अनुशासन की स्थापना और रक्षा भ्रष्टाचार को खत्म करने की घोषणा की। आरोही एक बड़े तूफान के केंद्र में थीं। उनके द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी तितली की पंख फड़फड़ाने की क्रिया अब पूरे भारतीय सैन्य बल को हिला देने वाला एक बड़ा तूफान बन गया था। उन्हें संदेह करने और उन्हें गिराने की कोशिश करने वाली शक्तियां अब अपने अस्तित्व की चिंता कर रही थीं। स्थिति पूरी तरह से पलट गई थी। उनकी अकेली और एकाकी लड़ाई अंततः न्याय के फैसले की ओर एक विशाल मार्च में बदल गई थी। संयुक्त जांच दल की जांच औपचारिक रूप से शुरू होने के साथ ही भारतीय सैन्य बल को अपने गठन के बाद से सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। कर्नल प्रताप सिंह के कबूलनामे और हवलदार मेजर गीता देवी की डायरी के आधार पर जांच का दायरा बेतहाशा बढ़ गया। हर सुबह के अखबार और न्यूज सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों और पूछताछ की खबरों से भरे होते थे। सितारे एक के बाद एक गिरते जा रहे थे और सेना के भीतर का भ्रष्ट कार्टेल, जो एक अभेद्य किले जैसा था, जड़ों से हिलने लगा। आरोही को संदेह करने और उन पर दबाव डालने वाले जनरल राकेश यादव को भी जांच का सामना करना पड़ा और उन्हें समन जारी किया गया। उन्होंने अंत तक अपने सभी संपर्कों का उपयोग करके जांच से बचने की कोशिश की, लेकिन जनमत पहले ही बेकाबू हो चुका था। अंततः उन्होंने सभी आरोपों को स्वीकार किया और अपमानजनक रूप से सैन्य वर्दी उतारनी पड़ी। उनका पतन आरोही के खिलाफ खड़े पुराने भ्रष्ट व्यवस्था के अंत का प्रतीक था। इस विशाल भंवर के केंद्र में आरोही ने बल्कि एक कदम पीछे हटकर चुपचाप अपनी जगह पर डटी रहीं। वह अब अग्रिम पंक्ति में नहीं थीं। जांच एजेंसियों का काम था और उनकी भूमिका अब भ्रमित इकाई को स्थिर करना और घायल सैनिकों को दिलासा देना था। उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, उसका उद्देश्य व्यक्तिगत बदला या गौरव नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करती रहीं। एक साफ शरद तू के दिन 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट के परेड ग्राउंड में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। यह उन महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण से वापसी और पुरस्कार समारोह था जिन्होंने कुछ समय पहले लंबी पदयात्रा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। मंच पर खड़ी आरोही ने एक एक करके नाम पुकारे और व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र दिए। उन्होंने उनकी आंखों में देखा और गर्मजोशी से बधाई दी। हवलदार मेजर गीता देवी, आपकी हिम्मत ने हम सबको बचाया है। धन्यवाद। सिपाही नेहा, उस दिन सबसे पीछे रहकर चुपचाप अपने थके हुए साथी का ध्यान रखने का तुम्हारा तरीका मैं नहीं भूलूंगी। तुम एक सच्ची सैनिक हो। उनकी सच्ची प्रशंसा से महिला सैनिकों के चेहरों पर गर्व और भावनाएं उमड़ पड़ी। वे अब सेना के उपभोग्य वस्तु या भेदभाव का शिकार नहीं थीं। उन्हें एक सम्मानित सैनिक और संगठन को बदलने वाली नायक के रूप में पहचाना जा रहा था। इकाई को घेरे हुए हार और शक्तिहीनता की भावना गायब हो गई और उसकी जगह स्वस्थ आत्मविश्वास और जीवंतता आ गई। समारोह के बाद आरोही ने इकाई के भ्रमित माहौल को बदलने और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई सुधार उपाय किए। उन्होंने अनावश्यक प्रथाओं और अनियमितताओं को समाप्त किया और संचार और विश्वास पर आधारित एक नई सैन्य संस्कृति का निर्माण शुरू किया। वह अब केवल मेज पर बैठकर रिपोर्ट प्राप्त करने वाली कमांडर नहीं थीं। वह अक्सर प्रशिक्षण मैदानों का दौरा करती थीं और सैनिकों के साथ भोजन कक्ष में भोजन करती थीं। उनकी हर छोटी आवाज को सुनती थीं। उनके परिवर्तनों का पूरी इकाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थों का सम्मान करना शुरू कर दिया और अधीनस्थ ईमानदारी से अपने वरिष्ठों पर विश्वास करने लगे और उनका पालन करने लगे। विशेष रूप से महिला सैनिकों की स्थिति में स्पष्ट रूप से बदलाव आया। वे अब महिला सैनिक के टैग तक सीमित नहीं थीं, बल्कि केवल अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर मूल्यांकन की जाने लगीं। इकाई के प्रमुख पदों पर भी महिला सैनिकों को सक्रिय रूप से नियुक्त किया गया
और उन्होंने अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन करते हुए इकाई की युद्ध क्षमता में सुधार में योगदान दिया। समय बीतने के साथ कर्नल प्रताप सिंह और उनके गिरोह के खिलाफ मुकदमे का फैसला आया। मुख्य अपराधी कर्नल प्रताप को सैन्य गोपनीय जानकारी लीक करने, रिश्वत लेने, गबन और पद के दुरुपयोग सहित दर्जनों आरोपों में दोषी पाया गया और 15 साल की कैद की कठोर सजा सुनाई गई। उनसे जुड़े कई उच्च अधिकारी और सैन्य आपूर्तिकर्ता भी कानून के कठोर न्याय से बच नहीं पाए। इस खबर को सुनकर आरोही ने अपने कार्यालय में चुपचाप आंखें बंद कर लीं। उन्हें एहसास हुआ कि लंबी लड़ाई अंततः समाप्त हो गई है। उन्होंने बहुत कुछ खोने का जोखिम उठाया था, लेकिन अंततः उन्होंने कुछ और भी अनमोल पाया था। वह था लोगों का दिल, सैनिकों का विश्वास। उस शाम उन्होंने वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में उन साहसी महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों के साथ एक साधारण रात्रिभोज किया। यह पद और ओहदे से परे एक सहकर्मी और एक वरिष्ठ के रूप में एक आरामदायक बैठक थी। डिवीजन कमांडर मैम, क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? एक युवा सिपाही ने शर्माते हुए पूछा। आरोही ने खुशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डिवीजन कमांडर मैम, आपकी वजह से हमें सैन्य जीवन जारी रखने की हिम्मत मिली। अब हम आपकी मजबूत सहारा बनेंगे। हवलदार मेजर गीता देवी की बात पर सभी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आरोही के प्रति गहरा सम्मान और विश्वास था। आरोही ने हृदय स्पर्शी भावना के साथ उनके गिलासों में पेय भर दिया। खिड़की से बाहर खूबसूरत शाम का सूर्यास्त हो रहा था। लंबी और अंधेरी सुरंग से गुजरकर अंततः एक नए युग की सुबह हो रही थी। आरोही द्वारा बोया गया छोटा सा बीज अब दृढ़ विश्वास और आशा के एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित होकर भारतीय सैन्य बल के भविष्य को प्रकाशित करने के लिए तैयार था। उनका सच्चा नेतृत्व वास्तव में इसी क्षण से फिर से शुरू हो रहा था। सालों बीत गए और भारतीय सैन्य बल में बड़े बदलाव आए। आरोही मेजर जनरल द्वारा शुरू किए गए सुधार की हवा पैरा स्पेशल फोर्सेज से आगे बढ़कर थल सेना, नौसेना और वायुसेना में फैल गई। सेना के भीतर की अनियमितताएं और लैंगिक भेदभाव के मुद्दे अब छिपाने या दबाने के लिए शर्मनाक दाग नहीं थे, बल्कि उन्हें हर हाल में खत्म करने और सुधारने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में पहचाना जाने लगा। हमेशा इस सब के केंद्र में आरोही थीं। उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेज कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पदों पर काम किया और नीतियों और प्रणालियों में सुधार लाने में अग्रणी रहीं। उनके नाम के आगे हमेशा पहली की उपाधि लगी रहती थी। पहली महिला कोर कमांडर और अंततः भारतीय सैन्य बल के इतिहास में पहली महिला रक्षा प्रमुख। वह सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंची और उन्होंने उस मजबूत और न्यायपूर्ण सेना का निर्माण करना शुरू किया जिसका उन्होंने सपना देखा था। रक्षा प्रमुख बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट का दौरा किया। वहां उनके वे साथी थे जिन्होंने उनके सबसे कठिन समय में उनके साथ संघर्ष किया था। हवलदार मेजर गीता देवी सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत होकर इकाई में युवा गैर कमीशन्ड अधिकारियों की मजबूत मां और मार्गदर्शक भूमिका निभा रही थीं। सिपाही के पद पर रहे अन्य गैर कमीशन्ड अधिकारी भी अब इकाई की रीढ़ बन चुके अनुभवी हवलदार मेजर और सूबेदार मेजर थे। आरोही ने अपने सभी पद चिन्ह हटाकर उनके साथ पुराने प्रशिक्षण मैदान में चली। नरक जैसी लंबी पदयात्रा का रास्ता, जहां कर्नल प्रताप सिंह का अहंकार आसमान छू रहा था, उसी स्थान पर खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखा और मुस्कुराए। अब वह रास्ता दर्द और अपमान की जगह नहीं था। वह अन्याय के खिलाफ लड़कर जीती गई एक सम्मानजनक विजय का रास्ता बनकर याद किया जा रहा था। मैम, क्या आपको वह समय याद है? यहां हम सब मरने वाले थे। सूबेदार मेजर गीता देवी ने मजाक में कहा। मरने वाला कर्नल प्रताप था। हम बच गए और अंततः जीत गए, है ना? आरोही के जवाब पर सभी हौंस पड़े। उनकी हौंसी की आवाज अतीत के दर्द को धोकर एक नए युग की आशा की गूंज की तरह पहाड़ों में गूंज रही थी। दूसरी ओर 15 साल की सजा काटकर जेल से छूटे कर्नल प्रताप सिंह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके एक बूढ़े व्यक्ति बन गए थे। उन्हें सेना से अपमानजनक तरीके से निकाला ही नहीं गया था, बल्कि जीवन भर की कमाई भी आपराधिक संपत्ति के रूप में जब्त कर ली गई थी। उनके परिवार ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और उनके पीछे चलने वाले साथियों या कनिष्ठों में से कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था। उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर पर
अतीत के भूत प्रेतों से पीड़ित होकर एक दयनीय जीवन बिताना पड़ा। वह कभी कभी टेलीविजन समाचारों में आरोही रक्षा प्रमुख को देखकर समझ न आने वाली गालियां बकते थे, फिर गहरी निराशा में डूब जाते थे। उन्हें अंत तक यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या गलत किया था। आरोही का युग जारी रहा। वह केवल भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली कमांडर ही नहीं थीं, बल्कि भविष्य की सेना के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली रणनीतिकार के रूप में भी असाधारण क्षमता प्रदर्शित की। उन्होंने चौथी औद्योगिक क्रांति के युग के लिए उपयुक्त एक उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेना के निर्माण में तेजी लाई, सैनिकों के कल्याण और मानवाधिकारों में क्रांतिकारी सुधार किए और एक मजबूत भारत अमेरिका गठबंधन के आधार पर पड़ोसी देशों के सैन्य खतरों का दृढ़ता से सामना किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैन्य बल इतिहास में सबसे पारदर्शी, सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय संगठन के रूप में उभरा। अब युवा भारतीय सेना में शामिल होने से डरते या हिचकिचाते नहीं थे। सैनिक समाज में सबसे सम्मानित व्यवसायों में से एक बन गए थे और विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए सेना को एक नए अवसर की भूमि के रूप में देखा गया। कई युवा महिलाओं ने आरोही को अपना रोल मॉडल मानकर अधिकारी और गैर कमीशन्ड अधिकारी बनने का रास्ता चुना। अंततः आरोही ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी की और अनगिनत लोगों की तालियों के बीच एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति समारोह में भाग लिया। उनका सैन्य जीवन अपने आप में भारतीय सैन्य बल का एक नया इतिहास था। उनके सेवानिवृत्ति समारोह में उनकी सेवा के दौरान की सभी इकाइयों के सैनिकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और विशेष रूप से 21वीं स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट की महिला गैर कमीशन्ड अधिकारी सबसे आगे बैठी थीं और उनके अंतिम क्षणों को देखते हुए गर्म आंसू बहा रही थीं। सेवानिवृत्ति भाषण देने के लिए मंच पर आईं। आरोही ने अपनी पहले से तैयार पांडुलिपि को एक तरफ रखा और अपने सैन्य जीवन को याद करते हुए शांत भाव से बोलना शुरू किया। आज मैं 40 साल से पहनी हुई अपनी सैन्य वर्दी उतार रही हूं। पीछे मुड़कर देखने पर गौरव के पल भी थे, लेकिन निराशा और दर्द के पल ज्यादा थे। विशेष रूप से एक महिला सैनिक के रूप में जिन अदृश्य दीवारों को पार करना पड़ा था, उनके सामने अनगिनत बार हार मानने का मन किया। यह भी सच है, लेकिन हर बार मुझे जगाने वाली कोई शानदार पदक या उच्च पद नहीं था। यह गुमनाम चौकियों पर मातृभूमि की रात को जागने वाले सैनिकों का समर्पण था। धूल में मेरे साथ पसीना बहाने वाले और मुझ पर विश्वास करने वाले मेरे साथियों की आंखों की चमक थी। उनकी नज़र सूबेदार मेजर गीता देवी और उनके साथियों की ओर गई। सेना एक नायक के बल पर चलने वाला संगठन नहीं है। अदृश्य स्थानों में अपने कर्तव्यों का चुपचाप पालन करने वाले अनगिनत साधारण सैनिकों के विश्वास और समर्पण से ही एक मजबूत सेना का निर्माण होता है। मैं भाग्यशाली थी कि मुझे ऐसे शानदार सैनिकों के साथ काम करने का अवसर मिला। मैं एक खुश कमांडर थी। उन्होंने अंत में उन युवा कनिष्ठों से आग्रह किया जो अभी सैन्य जीवन में कदम रख रहे थे। कनिष्ठ सैनिकों, कृपया अन्याय पर चुप न रहें, अपने साथियों के दर्द को नजरअंदाज न करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास करें। जब आप में से प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति और हिम्मत एकजुट होगी तो हमारी सेना और हमारी मातृभूमि और भी मजबूत होगी। उनका सेवानिवृत्ति भाषण लंबे समय तक सेना में चर्चा में रहा और एक नए युग की सैन्य भावना का प्रतीक बन गया। सैन्य वर्दी उतारने के बाद आरोही एक साधारण नागरिक बन गईं। उन्होंने एक छोटे से गांव में घर लिया और वे किताबें पढ़ीं जो वे अब तक नहीं पढ़ पाई थीं, और बागवानी करती हुई एक शांत बुढ़ापा बिताया। लेकिन दुनिया ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान की बहुत जगहों पर आवश्यकता थी। उन्होंने रक्षा नीति सलाहकार के रूप में या सुरक्षा रणनीति अनुसंधान संस्थान की मानद निदेशक के रूप में भारत के लिए अपनी शेष ऊर्जा लगाना जारी रखा। एक सुहानी वसंत के दिन उनके गांव के घर में कुछ प्यारे मेहमान आए। सैन्य वर्दी उतार चुकी, अब मध्य आयु की महिलाएं बन चुकी गीता और 21वीं स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट की उनकी पुरानी साथी थीं। वे सभी अपने अपने जीवन में खुशी से रह रही थीं। वे सब मिलकर बाग में बैठीं और गर्म धूप में पुरानी कहानियां सुनाते हुए हंसती रहीं। अगर हम उस समय नहीं होते तो आज भारत की सेना ऐसी नहीं होती। एक युवा साथी की बात पर आरोही ने हाथ हिलाया और मुस्कुराई। नहीं, यह मैं नहीं थी, बल्कि तुम लोग थे। तुम लोगों की हिम्मत ने ही बदलाव की शुरुआत की थी। उनकी बातों की तरह
इतिहास केवल एक महान नायक द्वारा नहीं बदला जाता। अपनी जगह पर अन्याय का विरोध करने वाले और एक बेहतर दुनिया के लिए छोटी सी हिम्मत दिखाने वाले अनगिनत साधारण लोगों की शक्ति ही मिलकर बदलाव की एक विशाल लहर पैदा करती है। आरोही और 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट की महिला सैनिकों की कहानी उस साधारण हिम्मत की महानता का एक जीवंत प्रमाण थी। उनकी किंवदंती लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगी और आशा और प्रेरणा का संदेश देती रहेगी। समय सब कुछ बदल देता है। भारत को कभी हिला देने वाले बड़े भ्रष्टाचार के मामले की यादें और आरोही नाम की उस दिग्गज महिला कमांडर की कहानी भी समय के साथ धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उनके सेना छोड़ने के बाद दुनिया में अन्य नई घटनाएं और नए लोग आ गए, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत एक अदृश्य हवा की तरह सेना नामक संगठन की गहराई में समा गई और उसकी प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया। भारतीय सैन्य अकादमी संग्रहालय के एक कोने में एक छोटा सा विशेष प्रदर्शनी कक्ष बनाया गया। भारत की सेना को बदलने वाली महिला आरोही शर्मा नाम से नामित उस जगह पर उनकी जीवन भर इस्तेमाल की गई पुरानी कमांड स्टिक, हाथों से घिसी हुई सैन्य रणनीति की किताबें और वह खाली सैन्य बैग प्रदर्शित था जिसे उन्होंने 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट में अपने कार्यकाल के दौरान खुद पहनकर मार्च किया था। और उसके बगल में उस समय की स्थिति को दर्ज करने वाली एक छोटी सी पट्टिका लगी थी। न्याय की ओर एक कदम, विश्वास की ओर एक लंबी पदयात्रा। कैडेट उन प्रदर्शनों के सामने उनकी कहानियों को याद करते हुए, जो उन्होंने केवल किंवदंती के रूप में सुनी थीं, एक सैनिक के रूप में सही रास्ता क्या है यह सीख रहे थे। विशेष रूप से महिला कैडेटों के लिए आरोही केवल सम्मान का विषय नहीं थी, बल्कि एक दीपक जैसी थीं जो उन्हें उनके रास्ते को रोशन करती थीं। एक साल राष्ट्रीय सेना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। अत्याधुनिक हथियारों ने अपनी शान दिखाई और सैनिकों की अनुशासित परेड जारी रही। नागरिकों ने मजबूत और सक्षम सेना के विकास को देखकर भरपूर तालियां और जयकारे लगाए। समारोह के अंत में सभी कार्यक्रमों के समाप्त होने और राष्ट्रपति के जाने का क्षण था। तभी उद्घोषक ने अप्रत्याशित रूप से घोषणा की, कृपया एक क्षण के लिए बैठ जाएं। मैं एक विशेष अतिथि का परिचय देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर हमारी सेना का शाश्वत गौरव और एक जीवंत किंवदंती पूर्व रक्षा प्रमुख आरोही शर्मा मैम हमारे साथ हैं। कैमरा मेहमानों के खंड में एक कोने में बैठी एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला पर केंद्रित हुआ। बिना मेकअप के चेहरे और साधारण पोशाक में थीं, लेकिन उनकी सीधी कमर और गहरी समझदार आंखें वैसी ही थीं जैसी पहले थीं। यह बूढ़ी आरोही थीं। उन्होंने औपचारिक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था और चुपचाप अपने कनिष्ठों को देखने के लिए अकेले ही समारोह में आई थीं। जैसे ही उनकी तस्वीर बड़े स्क्रीन पर दिखाई दी, समारोह में मौजूद हजारों लोगों के बीच जोरदार तालियां और जयकारे गूंज उठे। सेवारत सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी अपनी सीटों से उठकर एक साथ उन्हें सम्मान और कृतज्ञता की तालियां दी। राष्ट्रपति ने भी अपने कदम रोक दिए और उनके सम्मान में सिर झुकाया। आरोही थोड़ी देर के लिए चौंक गईं, लेकिन तुरंत अपनी सीट से उठकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे नागरिकों और कनिष्ठ सैनिकों के सामने चुपचाप सलाम किया। उनकी आंखों से शांत भावना के आंसू बह रहे थे। 40 साल के सैन्य जीवन में सहे गए सभी दर्द और पीड़ा और अकेली लड़ी गई लड़ाइयों के पल उन तालियों की आवाज में धुलते हुए लग रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस चीज की रक्षा करने की कोशिश की थी वह केवल सेना नामक संगठन या प्रणाली नहीं थी, बल्कि इस देश के साधारण लोग और उनके द्वारा बनाया जा रहा भारत का भविष्य था। समारोह समाप्त होने के बाद आरोही चुपचाप समारोह स्थल से निकलने की कोशिश कर रही थीं। तभी युवा महिला अधिकारियों और गैर कमीशन्ड अधिकारियों के एक समूह ने उनका रास्ता रोक लिया। वे अभी अभी नियुक्त हुई ताज़ा और दृढ़ युवा पीढ़ी के सैनिक थे। मैम, हमने आपको देखकर सैनिक बनने का सपना देखा था। आपके द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर हम और मजबूत और गर्व करने योग्य भारतीय सेना का निर्माण करेंगे। प्रतिनिधि के रूप में दिख रही एक युवा महिला लेफ्टिनेंट ने कांपते हुए आवाज में सलाम करते हुए कहा। उनकी आंखों में सम्मान के साथ साथ भविष्य के प्रति एक गर्मजोशी भरा जुनून भी भरा था। आरोही ने उनकी शक्ल में दशकों पहले की अपनी शक्ल देखी और उन्हें यह पुष्टि हुई
कि उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी वह खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई पीढ़ी को सौंपी गई है और जारी है। उन्होंने एक गर्म मुस्कान के साथ उनके कंधों पर हाथ रखा। धन्यवाद। अब यह देश और हमारी सेना तुम लोगों को सौंप रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम लोग इसे अच्छी तरह से करोगे। उन्होंने यह कहकर भीड़ में चुपचाप गायब हो गईं। उन्हें अब किसी शानदार स्पॉटलाइट या सम्मान की जरूरत नहीं थी। उन्हें यह देखकर कि उनके विश्वास अगली पीढ़ी के दिलों में जीवित हैं, उनका जीवन पर्याप्त रूप से सार्थक और खुशहाल था। एक व्यक्ति के साहसी कदमों से हुआ चमत्कार। यह केवल अतीत की कहानी नहीं थी, वह भावना समय से परे भारतीय सैन्य बल के दिल में हमेशा जीवित रहेगी और देश की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत और अटूट शक्ति बनी रहेगी। जितना अंधेरा गहरा होगा, तारे उतने ही ज्यादा चमकेंगे और सबसे निराशाजनक क्षण में जन्मा उनका नेतृत्व भारतीय सेना के इतिहास में एक अमर तारे के रूप में दर्ज होगा जो कभी नहीं बुझेगा। साल बीतते गए और आरोही ने दुनिया का सारा बोझ उतारकर शांतिपूर्ण नींद ले ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और अनगिनत नागरिकों और सहकर्मियों ने उनके अंतिम सफर में शोक व्यक्त किया। उनकी अस्थियों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के जनरल स्मारक क्षेत्र में दफनाया गया। उनकी कब्र पर किसी शानदार विशेषण के बजाय एक वाक्य लिखा गया था जिसे उन्होंने जीवन भर अपने दिल में संजो कर रखा था, मैं भारत की सैनिक हूं। उनका जीवन उसी वाक्य की तरह था। सबसे शानदार क्षणों में भी, सबसे दर्दनाक क्षणों में भी वह हमेशा खुद को मातृभूमि की ढाल मानने वाली एक सच्ची सैनिक थीं। उनके निधन के बाद भी उनके द्वारा बोए गए बदलाव के बीज मजबूती से जड़ें जमाकर एक विशाल जंगल बन गए। सेना अब केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं थी। सक्षम और कुशल महिलाएं, अधिकारी, स्टाफ, युद्ध सैनिक जैसे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करती थीं और सहयोग करती थीं और रक्षा कर्तव्य का पालन करती थीं। सेना के भीतर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता समाज के किसी भी अन्य संगठन से ज्यादा थी और पारदर्शिता और विश्वास सेना का प्रतीक बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण मूल्य बन गए थे। एक दिन रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही विशेष परियोजना की योजना बनाई। सेना के इतिहास को फिर से रोशन करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनने वाले व्यक्तियों के जीवन को त्रि-आयामी रूप से पुनर्स्थापित करना। स्वाभाविक रूप से उस परियोजना में पहला व्यक्ति आरोही थी। परियोजना दल ने उनके जीवन का पता लगाना शुरू किया, संबंधित दस्तावेज इकट्ठे किए और उनके साथ रहे लोगों का साक्षात्कार लिया। इस प्रक्रिया में लोगों ने कुछ नए तथ्य खोजे जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे। उनमें से एक यह था कि कर्नल प्रताप के भ्रष्टाचार मामले के दौरान सेनाध्यक्ष के साथ उनकी निजी बैठक के बाद उन्होंने अपनी इस्तीफा पत्र लिख लिया था और उसे अपनी जेब में रखती थीं। वह अपने विश्वासों को बनाए रखने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थीं। यदि सूबेदार मेजर गीता देवी और महिला गैर कमीशन्ड अधिकारियों की साहसी गवाही नहीं होती तो शायद वह सचमुच सैन्य वर्दी उतारकर इतिहास के पन्नों से गायब हो जाती। जब यह तथ्य सामने आया तो नागरिकों ने एक बार फिर उनके दृढ़ विश्वास और उस विश्वास पर प्रतिक्रिया देने वाले साधारण सैनिकों की हिम्मत से गहरा प्रभावित हुए। परियोजना दल ने एक ऐसे व्यक्ति को भी खोज निकाला जिसका लंबे समय से संपर्क टूट गया था। यह आरोही की पहली अधीनस्थ थी जिसे कमीशन अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्यायपूर्ण तरीके से सेना छोड़नी पड़ी थी। अब एक साधारण गृहिणी और मां बन चुकी, उन्होंने आरोही की तस्वीर के सामने चुपचाप आंसू बहाते हुए बात की। उस समय मेरी प्लाटून कमांडर मुझसे कई बार माफी मांगती थीं। वह कहती थीं कि उन्हें दुख है कि वे शक्तिहीन होने के कारण मेरी रक्षा नहीं कर पाईं, लेकिन मैं जानती थी वह किसी और से ज्यादा मेरे दर्द को समझती थीं और मेरे साथ क्रोधित होती थीं। और उन्होंने वादा किया था, अब ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। एक मजबूत और न्यायपूर्ण सेना का निर्माण करेंगी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उन्होंने उस वादे को निभाने के लिए अपना पूरा जीवन कितनी लगन से बिताया होगा। उनकी गवाही ने दिखाया कि आरोही के रूप में एक इंसान का जीवन केवल एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि अतीत के दर्द को पार करके एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने वाली हम सबकी कहानी थी। परियोजना का परिणाम एक वृत्तचित्र फिल्म के रूप में निर्मित हुआ और पूरे देश में प्रदर्शित किया गया।
अमर तारा आरोही शीर्षक वाली इस फिल्म को पूरे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लोग स्क्रीन के माध्यम से उनके जीवन का अनुसरण करते हुए साथ में रोए, साथ में क्रोधित हुए और साथ में जयकारे लगाए। विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए उनकी कहानी भूले हुए न्याय, विश्वास और समुदाय के मूल्यों को एक बार फिर जगाने का एक अवसर बन गई। फिल्म का आखिरी दृश्य ब्लैक एंड व्हाइट में था। यह 21वीं स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट की लंबी पदयात्रा थी। धूल से सने हुए, थके हुए महिला सैनिकों के सबसे आगे चुपचाप चल रही युवा मेजर जनरल आरोही की पीठ की तस्वीर स्क्रीन पर छाई हुई थी। उस पर उनके अंतिम साक्षात्कार की आवाज धीरे से बजने लगी। नेतृत्व ऊंचे स्थान से आदेश देना नहीं है, यह सबसे निचले स्थान पर उतरना है। उनकी पीड़ा को महसूस करना है, उनके आंसू पोंछना है और उनके कदमों से अपने कदमों को मिलाना है। सबसे अंधेरे रास्ते पर पहले चलने की हिम्मत, यही एक सच्चे नेता की शुरुआत है। फिल्म खत्म होने और एंडिंग क्रेडिट्स के पूरे ऊपर आने के बाद भी दर्शक देर तक अपनी सीटों से नहीं उठे। थिएटर में गहरी चुप्पी के साथ साथ शांत भावना का एक निशान फैल रहा था, क्योंकि सभी ने अपने दिल में महसूस किया था कि एक व्यक्ति का सच्चा जीवन दुनिया को कितना बदल सकता है। उस दिन के बाद से लोग जब भी आसमान में तारे देखते थे तो अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकने वाले एक तारे को याद करते थे। अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली, अन्याय से समझौता न करने वाली और सबसे बढ़कर अपने सैनिकों को सच्चे दिल से प्यार करने वाली एक महिला सैनिक आरोही शर्मा। वह मरने के बाद भी एक ऐसे अमर तारे के रूप में हमेशा चमकती रहीं, जो भारत के आसमान और लोगों के दिलों की चुपचाप रक्षा करता रहा। उनकी महान कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक शाश्वत किंवदंती के रूप में बनी रही।